किसान होने के वजह से हमें किसी ने प्यार से घर में बुला के पानी भी नहीं दिया, चाय तो छोड़िए। किसान को इस देश में प्रतिष्ठा नहीं है, और किसान को प्रतिष्ठा नहीं होने के वजह से ये सभी प्रॉब्लम्स हैं। किसान को फटा हुआ, बहुत चिंता से भरा हुआ, तकलीफों से भरा हुआ और बेंट इन फ्रंट ऑफ द होल सोसाइटी, ये क्यों किसान को ऐसा दिखाया जाता है? दैट इज वेरी रॉन्ग। जो यशस्वी किसान है उनको दिखाना चाहिए। तो ग्लोबल वार्मिंग आर्टिकल में, न्यूज़ में आपका भी मैंने बहुत बार सुना है कि ग्लोबल वार्मिंग से फूड शॉर्टेज का बहुत कनेक्शन है। ये पूरी दुनिया में ये दो बहुत बड़े प्रॉब्लम आने वाले हैं, एक तो फूड शॉर्टेज और ग्लोबल वार्मिंग। ये दोनों प्रॉब्लम जो है इंटर रिलेटेड है। ग्रामीण भारत जब तक मजबूत नहीं होता तब तक ये देश एक अच्छा देश बनेगा नहीं। आपको एग्रो टूरिज्म के जनक कहा जाता है, आपको कई सारे अवार्ड से नवाजा भी गया है। एग्रो टूरिज्म, तो एग्रो टूरिज्म और सगुना बाग ये कैसे हुआ? एसआरटी क्या है और एसआरटी का मतलब क्या है वो भी बताइए। एसआरटी जो है सगुना राइस टेक्निक, ये वो टेक्निक है जहाँ पर जमीन में, मिट्टी में हल नहीं चलाते, कोई भी टिलेज ऑपरेशंस नहीं करते हैं, प्लाविंग नहीं करते हैं, रोटावेटर नहीं करते हैं, वो खरपतवार निकालना हाथ से वो भी नहीं करते हैं। तो कैसे पॉसिबल है? अगर प्लाव हम नहीं चलाएंगे, अगर मिट्टी को भुरभुरा नहीं करेंगे, तो उसमें कैसे ये चावल की खेती आ सकती है या कोई और खेती? चावल की ही नहीं, सभी अलग अलग प्रकार की खेती, हर तरह की खेती जो है वो इसमें पॉसिबल है। सर, आपने इतने सारे चीज़ों पे काम किया है, इतने सारे एक्सपेरिमेंट खेती में किए हैं, लेकिन ये लोगों तक क्यों नहीं पहुंच पाता है? इसका उत्तर मैं एक स्टोरी से देना चाहता हूँ। जरूर। दोस्तों, बहुत ही शानदार वातावरण है यहाँ पे। ये देखिए बैलगाड़ी, हमारे किसानों की आइडेंटिटी है ये। और ये मेरे पीछे देख सकते हैं बरगद का पेड़ है, मुझे बहुत ही पसंद है क्योंकि इसकी एक खासियत है, ये पेड़ बस देना जानता है। न जाने कितने सारे लोगों ने इस पेड़ के नीचे अपनी जिंदगी का एकदम बेस्ट टाइम बिताया होगा, लेकिन ये बरगद का पेड़ जानता नहीं होगा क्योंकि ये बस देना जानता है। इसी तरीके से हमारे समाज में, हमारे बीच ऐसे लोग होते हैं जो बस देना जानते हैं। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे व्यक्ति से मिलने वाले हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जो है समाज कार्य, कृषि कार्य में दी है और इन्हें कृषि पर्यटन का जनक कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ एग्री टूरिज्म। जी हाँ दोस्तों, आज मैं हूँ सगुना बाग, महाराष्ट्र में, और मैं जिस व्यक्ति से आपको मिलाने वाला हूँ उनका नाम है चंद्रशेखर हरिभाऊ परसावड़े जी। नया एपिसोड, नया शो जिसका नाम है द इंडियन फार्मर शो। सर, एग्रीकल्चर इस शब्द में ही कल्चर झलकता है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि एग्रो टूरिज्म को बिजनेस कहा जाए या कल्चर कंजर्वेशन कहा जाए? एग्रो टूरिज्म से कृषि पर्यटन, ये जो नाम है वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कृषि पर्यटन का मतलब ये है कि खुद किसान अपने एक्टिव खेतीबाड़ी पर आयोजित किया आनंददायी शिक्षा और मौज, इसका सहज सुंदर मिलाप है। तो अगर ये खेती करते करते अपना जो खेत है, एक्टिव है, जहाँ पेड़ है, फल के पेड़ है, धान के खेत है, मछली के तालाब है, इसके साथ साथ इसकी जानकारी लेने के लिए जब हमारे शहरवासी मेहमान आते हैं और उनको जब वो जानकारी देते हुए, वो जानकारी कैसे आनंददायी, वो ऐसे नहीं कि एक ब्लैक बोर्ड है, ये है, आओ बैठो इधर, इस डिसिप्लिन से बैठो और ये सीखो, इस तरह से नहीं, आनंद लेते हुए। भैंस के बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, लेकिन कृषि पर्यटन में हम एक भैंस की राइड देते हैं। अच्छा। WB राइड, वाटर बफेलो राइड। सो WB राइड से पता चलता है कि भैंस का शरीर का स्पर्श कैसे है और वो क्या करती है, कितनी धोखादायक है या कितनी फ्रेंडली है। हमारे यहाँ कोई ग्रुप आया था, उसमें से एक लड़की
कॉलेज गोइंग लड़की को बताया कि चलो बैठो इसके ऊपर, तो उसको ऐसा लगा नहीं नहीं मैं नहीं बैठूंगी, क्योंकि वो भैंस का कलर मुझे मेरे पाँव को लग जाएगा। राइट। उसको लगा कि भैंस का कलर लगता है। तो इतनी भी जानकारी नहीं, जिसका दूध वो बड़ी बड़ी प्यार से लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं अपने फूड में, वो भैंस क्या जानवर है उसके बारे में जानकारी। तो ये आनंददायी शिक्षा और मौज इसका सहज सुंदर मिला। तो मैं सोचता हूँ कि आपके प्रश्न का उत्तर ये कल्चर भी है, ज्ञान भी है और बिजनेस भी है। सो किसान जो है, किसान की आज की जो अवस्था है, किसान की अवस्था अगर बहुत बुरी है कि वो ही हैज़ लॉस्ट इंटरेस्ट, ही हैज़ लॉस्ट कॉन्फिडेंस, उसको आशा नहीं है, उसको दूर दूर तक कोई आनंद, कोई आशा दिखाई नहीं देता। उसके जीवन में अगर आशा लानी है तो उसके लिए पैसे भी चाहिए, उसके लिए प्रतिष्ठा भी चाहिए, उसके लिए अच्छी एक्टिविटी भी चाहिए। तो इन अ वे ये बिजनेस भी है और कल्चर भी है। ये आपको क्या लगता है कि किसानों के अंदर ये निराशा क्यों आई है? इसकी वजह है कोई ठोस, क्या लगती है आपको? बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये कि किसान के जीवन में निराशा क्यों आई है। आज किसान निराश है, यहाँ का ही नहीं, भारत का ही नहीं, पूरी वर्ल्ड का किसान निराश है। और इसके वजह से आज एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट सुनाई देता है कि किसान इज गेटिंग ओल्ड, फार्मर इज गेटिंग ओल्ड। किसान का एवरेज एज वर्ल्ड वाइड आज 60 है। थाईलैंड के किसान का एवरेज एज 70 है। जापान के किसान का एज 70 से भी ज़्यादा है। भारत के किसान का एवरेज एज 50 से ज़्यादा है। लेकिन सगुना बाग के किसान का एज 32 है। आपने प्रश्न पूछा वो बराबर है कि क्यों किसान निराश है, क्यों एबल यूथ की खेतीबाड़ी की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता है। बराबर। वो बराबर है, वही होना चाहिए कि एबल यूथ मस्ट कम इन एग्रीकल्चर। एबल यूथ जवान जब तक नहीं आते खेतीबाड़ी में, तब तक खेतीबाड़ी यशस्वी हो ही नहीं सकती है। क्यों हो गया है वो हमें पता चला। उसका कारण ये है, सब लोग सोचते हैं कि किसान हैप्पी तभी होगा जब उसको पैसे ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन वो सच नहीं है। बड़े बड़े पैकेज दिए, बहुत रिच रईस किसान है, लेकिन वो भी हैप्पी नहीं है। वो भी अपने बच्चों को अमेरिका यूरोप में भेज देते हैं, वो वहीं रहते हैं बच्चे उनके। तो उसका कारण ये है कि लोग सोचते हैं आदमी को जिंदा रहने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत है, रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन मुझे ये पता चला कि ये 3 नहीं, चौथी चीज़ की बहुत इम्पोर्टेंस है, वो है प्रतिष्ठा। अच्छा, प्रतिष्ठा। वो है प्रतिष्ठा। पैसा इंपॉर्टेंट है कि नहीं? बिल्कुल नहीं। प्रतिष्ठा, अच्छा। रिकॉग्निशन, डिग्निटी, वो प्रतिष्ठा जो है वो किसान को मिलती नहीं है। और प्रतिष्ठा मिलने का आसान साधन कृषि पर्यटन है। प्रतिष्ठा मुझे कब मिलती है? आप जब आते हैं, मेरा इंटरव्यू लेते हैं, मुझे कोई नहीं आया मेरे पास, इतने सालों में मेरे पास कोई नहीं आया मेरा इंटरव्यू, मतलब आपके जैसे इतना बढ़िया सब माहौल, ये मेरी प्रतिष्ठा है। मेरे लिए आगे के 6 महीना जिंदा रह के अच्छा काम करने के लिए आज का ये जो आपका मेरा इंटरव्यू है, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। खेती में वो बोलते हैं पैसा नहीं मिल रहा है, चलो अगर यूथ कूदने जाती है तो यूथ बोलती है यार मेरी शादी नहीं हो पाएगी। और किसानों की जो है स्टीरियोटिपिकल इमेज जो है वो बन चुकी है। कहीं पे भी अगर मीडिया में देखेंगे तो किसान को एक फावड़ा लेके खड़ा किया जाता है, दुपट्टा बांध के ऐसा खड़ा किया जाता है, या वो कर्जे में है ऐसे धूप की तरफ देख रहा है, या बेंड हो रहा है। हाँ बेंड। पता नहीं ऐसा क्यों दिखाया जाता है, ऐसी इमेज क्यों बनाई जा रही है? तो थोड़ा गहराई बताइए ना इसकी। ये क्यों किसान को ऐसा दिखाया जाता है? दैट इज वेरी रॉन्ग। उसको किसान को ऐसा मत दिखाइए। बराबर। जो यशस्वी किसान है, जो किसान आज यश प्रतीत है, उनको दिखाना चाहिए। क्या है कि मैं अमेरिका में पढ़ता था। अमेरिका में बच्चों को बोलते हैं, बच्चे जब खाना खाने के लिए बैठते हैं तो अमेरिका में बोलते हैं कि देखो तुम ये खाना नहीं खाओगे तो इंडिया में जो गरीब लोग हैं मरते हैं, जिनके प्लेट में
फूड नहीं होता है, वो फूड के मारे मरते हैं। इसलिए आप ये खाना खा लो, नहीं तो आप भी, आपकी हालत इंडिया जैसी, मतलब इंडिया को नीचे, अभी इंडिया तो ऐसा नहीं है नहीं यहाँ तो अलग ही ये, है। बट ये टिपिकल है। ये इसलिए टिपिकल है कि लोग क्यों ऐसे दिखाते हैं, क्योंकि हमें अच्छा लगने के लिए, मेरे कपड़े अच्छे हैं ये देखने के लिए मैं ऐसे कपड़े देखना चाहता हूँ कि मेरे से खराब कपड़े, फटे हुए कपड़े किसके हैं। तो दूसरों को नीचे दिखना या दिखाना, ये एक पॉइंट ऑफ सेलिंग पॉइंट होता है। तो मेरे ख्याल से इस वजह से वो किसानों को ऐसे दिखाते होंगे। लेकिन दूसरी बात, किसान के कंधे पर हल दिखाते हैं, किसान ट्रैक्टर पर आज चलाते हुए दिखाते हैं, तो वो एक बहुत बड़ी बुरी बात है जिसके बारे में हम थोड़ी देर के बाद बात करेंगे। बट किसान को फटा हुआ, वो बहुत चिंता से भरा हुआ, तकलीफों से घर भरा हुआ, और बेंट इन फ्रंट ऑफ द होल सोसाइटी, ये दिखाना रियलिटी तो वैसे इतनी है नहीं जितना दिखाया बिल्कुल जाता नहीं है। है, बिल्कुल नहीं है। एक और चीज मुझे बताइए, वाटर बफेलो राइड आपने की है? कितनी बार की है? मैं तो बचपन से करता आया हूँ। कहाँ से ये सोचा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है? वंडरफुल। ऐसा हुआ कि जैसे कृषि पर्यटन का जब जन्म हुआ, तो मैंने ये सोचा कि मेरे जो रिश्तेदार शहर में हैं, वो जब हमारे घर आते हैं तो मुझे आनंद लगता था। हम छोटे थे, बच्चे थे, और वो आना चाहिए बार बार, तो वो बार बार कैसे आएंगे कि मुझे जो चीज़ें यहाँ अच्छी लगती है, जैसे कि मैं आप सबको समझने के लिए एक बताता हूँ कि जैसे बहुत सारे लोग फिश खाते हैं, लेकिन फिशिंग हुक से वो गल डालते हैं और उससे मछली पकड़ते हैं। बहुत लोगों ने ये गल से मछली पकड़ना, ये देखते हैं फिल्म में, फोटो में देखते हैं, लेकिन कभी किया नहीं है, वो सेंस नहीं किया है, उसको अनुभूति नहीं ली हुई है। तो वो अनुभूति है, एक स्पेशल अनुभूति है। तो वो अनुभूति जब देते हैं तो वो उनके ध्यान में, जिंदगी भर ध्यान में रहता है कि अरे वो मछली पकड़ना गल से, वो अनुभूति और है। वो एक फोकस, वो एक कंसंट्रेशन, उस चीज पे ध्यान देना है, वो हिल रहा है कि नहीं। जैसे ही मछली पकड़ता है वो हिलने लगता है, फिर हम उसको पूरा स्टोरी, पूरी जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, वो उसके ध्यान में बराबर रहता है। इसी तरह से WB राइड, वाटर बफेलो राइड, भैंस पर बैठ के पानी में जाना, एक मजेदार अनुभूति है। तो जैसे मैं पहले बताया कि शहर के लोग तो भैंस के नज़दीक भी नहीं जा सकते। अभी हमारे शहर क्यों, इटली से कोई मेहमान यूथ आए थे हमारे पास, वो इटली में तो आपको मालूम है रोडियो और वो सब बड़े गेम होते हैं, तो सब चाहते हैं कि मैं रोडियो कर पाऊँ, लेकिन हार्डली 0.5% लोग वो रोडियो वाले बैल के नज़दीक जा पाते हैं। तो वो इटली के लोग आए थे कि वो बोले कि अरे हम तो खाली ड्रीम में सोचते हैं कि बैल भैंस के नज़दीक जाए, क्या बवाल है। वो तो आप हमारे यहाँ हर एक को बिठाते हैं। तो मैंने सोचा कि ये बहुत बढ़िया बात है, लेकिन ये जो प्रवृत्ति है एक कृषि पर्यटन की प्रवृत्ति हो सकती है, और इसका नाम WB राइड हो सकता है, ये हमें बताया एक इजरायली साइंटिस्ट ने। अच्छा, ये बात है। इजराइल के रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो ARO, एग्रीकल्चर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसके डायरेक्टर ऑफ रिसर्च डॉक्टर शिनान हरपाज हमारे पास आए थे। वो आए थे वो एक प्रोजेक्ट के लिए, और हम उनको भी वो राइड दे दिया। उसको बोला अरे ये तो बहुत बढ़िया है, अभी इजरायली लोग और हमारे बीच में जो है ना विचार, वो ऑलमोस्ट सेम है। तो उसके ध्यान में ऐसा लगा कि अरे ये बहुत बढ़िया चीज़ है। तो तुरंत उसने सोचा, शेखर, यू कैन टेल दिस एज अ WB राइड। WB राइड ओनली ऑफ इट्स काइंड इन द होल वर्ल्ड। पूरी दुनिया में WB राइड, वाटर बफेलो राइड कहीं नहीं मिलेगी, खाली सगुना बाग, ऐसा आप स्लोगन। सो दिस वाज हिज आइडिया। सो इसकी वजह से हमें पता चला कि ये WB राइड कैन बी अ परफेक्ट एक्टिविटी, एंड इसका नाम WB राइड ऐसा हो सकेगा।
एक चीज़ है कि आपको एग्रो टूरिज्म के जनक कहा जाता है, आपको कई सारे अवार्ड से नवाजा भी गया है। उसके साथ साथ आप एसआरटी टेक्निक जो है आपने डेवलप किया है, उसके साथ साथ जल संधारण, भू संधारण, वन की जो रक्षा है वो करना, बहुत सारी चीज़ों में आपने काम किया है, वो हम डिटेल में आगे बात करने ही वाले हैं। लेकिन जो मैंने स्टार्ट किया था एग्रो टूरिज्म, ये जो आपकी शुरुआत थी एग्रो टूरिज्म की एक्चुअली, और ये जो सगुना बाग जो बना हुआ है, जो लोगों के अंदर इतना क्रेज़ है सगुना बाग का, तो एग्रो टूरिज्म और सगुना बाग ये कैसे हुआ वो बताइए। बाय द वे मेहनत है मेरा आपकी। नाम चंद्रशेखर है। हम्म, ये मेरी ये पहचान है। चंद्रशेखर आजाद। मेरे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे और उनकी लास्ट सज़ा फांसी की हुई थी, लेकिन वो फांसी की सज़ा एग्जीक्यूट नहीं हो पाई। माय फादर सर्वाइव थ्रू, वो उसमें से छूट गए क्योंकि 3 साल वो केस चलती रही अपील की और स्वतंत्रता आ गई तो वो छूट गए। बाद में वो 86 साल तक जिंदा रहकर यहाँ के आदिवासी लोगों की उन्होंने बहुत सेवा की इस एरिया में। इसी एरिया में। तो इनका जो मन में विचार था वो ग्रामीण भारत को मजबूत बनाना, कि ग्रामीण भारत जब तक मजबूत नहीं होता तब तक ये देश एक अच्छा देश बनेगा नहीं। जब वो जेल से यहाँ आ गए छूटकर, तो हमारी यहाँ 150 एकड़ ज़मीन थी प्रजादों की, वो ज़मीन उन्होंने भूदान कर दी। तो उसके बाद उन्होंने पूरे आदिवासियों के लिए एक ट्रस्ट बनाया जिसके लिए थोड़ा सा उधर ज़मीन लिया दूसरी जगह में, और हुतात्मा कोतवाल ट्रस्ट नाम से। तो हम उधर ही बड़े हो गए, आदिवासी बच्चों के साथ बड़े हो गए। आदिवासी लोगों की, आदिवासी हमारे यहाँ ठाकुर के समाज के लोग हैं, वो बड़े होशियार होते हैं। उनको दे कैन रीड नेचर, नेचर से उनका बड़ा लगाव है। और मेरे बचपना एक आदिवासी बच्चों के साथ बड़ा हो गया, तो मैं भी पानी, झरने, पहाड़ी, मछली, पंछी, उनका सभी जीवन, मेरा जीवन उसी में बड़ा हो गया और मैं उसमें दिलचस्पी लेना शुरू किया। इसके वजह से मेरी स्कूल में पढ़ाई नीचे हो गई। मेरे सब रिश्तेदार मुझे मुझे नाम दे दिया उन्होंने, एक आदिवासी नाम दे दिया मुझे भी, कि ये शेखर जो है वो आदिवासी बनेगा। मेरे पिताजी ने मेरा नाम चंद्रशेखर रखा क्योंकि वो स्वतंत्रता सेनानी से आए, और मेरा नाम वो चंद्रशेखर आज़ाद से मुझे नाम मिल गया। तो इसलिए मैं भी ये मुझे और मेरी हैर मैं संभाल के रखता हूँ। ग्रेट। सहयोग से मुझे ऐसा पता चला कि अरे एग्रीकल्चर में भी कॉलेज होते हैं। तो इस विचार से ही मैं, हमारे समय वो मैट्रिक की परीक्षा थी 11वीं की, वो मैं पास हो गया, नहीं तो वो मैं फेल ही होता। तो मैं एग्रीकल्चर कॉलेज में गया दापोली में, वहाँ भी अच्छा लगा। दापोली इज़ अ ब्यूटीफुल कैंपस। उस टाइम पे एग्रीकल्चर कॉलेजेस थे। ओह हाँ, मैं जब 11वीं हो गया 1965, बाप रे। सो 1965 में 11वीं होने के बाद दापोली था, एग्रीकल्चर कॉलेज जस्ट शुरू हुआ था, और 66 में मैं वहाँ ज्वाइन करके 70 में मैं ग्रेजुएट हो गया। तो दापोली में भी वातावरण बहुत सुंदर है, और वो सुंदर वातावरण में मेरी एग्रीकल्चर की पढ़ाई हो गई। और फिर अमेरिका से मैं फिर वापस यहाँ आ गया। तो लेकिन यहाँ जब मैं अमेरिका से वापस आ गया और 76 में 77 में मेरी शादी हो गई अनुराधा के साथ। अनुराधा इज़ ए कैंसर इम्यूनोलॉजिस्ट, और अनुराधा के साथ शादी होने के बाद फिर हम दोनों एक डिग्निफाइड, एक प्रतिष्ठित वातावरण से हम यहाँ आए थे। बराबर। तो नेचुरली हम चाहते थे कि हमारी प्रतिष्ठा बढ़े, क्योंकि हम अमेरिका का त्याग करके, एक शहर का त्याग करके गांव में बैठ के खेती में काम कर रहे हैं। लेकिन यू आर राइट कि वही हो गया, लोग हमारे पास हंसे। लोगों ने सोचा कि अरे, जॉब छोड़ के गांव में आए और ये खेती कर रहे हैं, कौन सा भला बड़ा काम करेंगे। और उन्होंने सोचा कि उनको वहां से लात मार के निकाल दिया होगा, इसलिए वो यहाँ आ गए। अरे बाप रे बाप, हाँ ऐसा हुआ। हो, और उतना ही नहीं,
हम किसान होने के वजह से हमें किसी ने प्यार से घर में बुला के पानी भी नहीं दिया, अच्छा। चाय तो छोड़िए। आज भी इस देश में किसान की अवस्था वही है। किसान को इस देश में प्रतिष्ठा नहीं है, और किसान को प्रतिष्ठा नहीं हुआ होने के वजह से ये सभी प्रॉब्लम्स है। हमें पता चला कि आदमी जिंदा रहने के लिए हम सोचते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान, 3 चीज की जरूरत है, बराबर। लेकिन वो नहीं है। आदमी को जिंदा रह के परफॉर्म करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए 4 चीजों की जरूरत है, और चौथी चीज जो है वो पहले चाहिए, और वो चौथी चीज जो है वो प्रतिष्ठा है। किसान को प्रतिष्ठा मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसान सबसे बढ़िया, मोस्ट इम्पोर्टेंट काम करता है। अगर हमारे देश के सरहद पर जो जवान हैं उनको फूड नहीं मिला, बराबर है, कैसे चलेगा? क्या चलेगा? पूरी दुनिया ही रुक जाएगी। अगर पूरी किसान ही दुनिया- रुक गया तो पृथ्वी रुक जाएगी, सभी रुक जाएगा। कहानी क्या बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो किसान जो काम करता है वो सबसे इम्पोर्टेंट काम करता है, लेकिन वो उस किसान को प्रतिष्ठा नहीं है। क्या करना चाहिए प्रतिष्ठा लाने के लिए फार्मिंग में? तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे लाइफ में प्रतिष्ठा कैसे आ गई। हाँ, कुछ तो ऐसे इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स बन गए। मैं अमेरिका से आने के बाद 10 साल हुए थे, शादी होके 9 साल हो गए थे। उसके बाद हमारे पास 4 सरी के चाय के कप नहीं थे, 4 पानी पीने के प्याले नहीं थे सेम, और 4 सेम प्लेट नहीं थी। अलग अलग प्रकार की प्लेट से कोई मेहमान आते तो हम परोसते थे उसमें। तो इस तरह से हमारी आर्थिक स्थिति बिगड़ती गई। 10 साल के बाद मैं ये सोचा कि मैं इस बुरी विचार तक पहुंच गया कि ये मेरे लिए नहीं है। तो ये प्रतिष्ठा नहीं मिलने वाला काम अगर मैं करता रहूं तो वो काम मैं नहीं करूंगा। ओके। तो वो काम मैं नहीं करूंगा तो मैं इस दुनिया को छोड़ जाऊंगा। ऐसे बुरे विचार मेरे दिमाग में आने लगे। बहुत एंड तक गए आप तो। एकदम वो बहुत बुरे विचार तक मैं पहुंच गया था। मेरे माँ के ध्यान में वो आ रहा था कि ये इसके दिल में कोई अच्छा नहीं चल रहा। तो मुझे माँ बताती थी, शेखर तू अपने बीवी को लेके भाग जा यहाँ से, अच्छा। तू ये खेती बाड़ी सब छोड़ के तू वापस अमेरिका चला जा। लेकिन पिताजी की जो विचार थे कि इस देश को हमें मजबूत बनाना है, उस विचार ने मुझे रोक के रख दिया। तो देखिए परमेश्वर की कैसी लीला थी। हमारे पहरे पर एक बहुत बड़ा जहरीला सांप, घोड़स बोलते हैं, रसल स्वाइपर, वो सांप आ गया। मैं तो उसको मार डाला। तो उसको मारने के बाद मुझे दुख लगा कि ये मेरे विचार जो थे, बुरे विचार, मैं वो सांप पर ठोक दिए, नहीं मानना और चाहिए सांप को मैं नहीं मारना चाहिए। तो फिर मैं पक्का दिल में ये कर दिया कि फिर से अगर मुझे सांप दिखाई दिया तो मैं नहीं मारूंगा। बस 10 दिन में ऊपर वाले ने मेरे लिए नेक्स्ट चैलेंज भेज दिया। एक कोबरा भेज दिया हमारे घर के खेत के सामने। अभी उन दिनों में खाली मेरे विचार ये था कि मैं सांप को मारूंगा नहीं। तो मैंने सोचा मुझे पकड़ना चाहिए। तो मैं पकड़ने के लिए हमारे पास जो भी 2-4 लोग थे, एक भी आदमी मेरे साथ आने के लिए तैयार नहीं। सांप को पकड़ने के लिए मदद को सांप दूर हो गए। तो मेरा कुत्ता था, वो कुत्ता मछली पकड़ने का जाल था, वो मैं लिया और कुत्ते को ले जाकर जिस बिल में वो गया था उसको खोद के कुत्ते को छोड़ के ऐसा करके मैं वो कोबरा को पकड़ लिया। 2 घंटा लगा उसको। कोबरा पकड़ लिया मैं 2 घंटे में, और हफकिन इंस्टीट्यूट में ले गया। हफकिन इंस्टीट्यूट में जब ले गया तो उन्होंने उसको बाहर निकाला, और उनको तो पकड़ने में आधा घंटा वो पसीना पसीना हो गया। लोग 2 एक्सपर्ट थे, उनके पास सब इक्विपमेंट थे। लेकिन वो फिर पकड़ने के बाद पूछा कि क्या आपके पास कोई उसको पकड़ने का टूल है? नहीं। क्या उसने काटा होता तो आपके पास दवा है? वो भी नहीं। क्या जानकारी है? वो भी नहीं। जानने वाला कोई मदद करने वाला? वो भी नहीं। तो मैं तो डर गया। फिर आते समय फिर मुझे मेरे जिंदगी का थोड़ा सा ये लगा कि अरे मरना इतना आसान नहीं है। न्यूज़ फैल गई, शेखर ने सांप पकड़ लिया, शेखर ने सांप पकड़ लिया। किसी के घर में सांप आ गया।
लोग आ गए दौड़ के मेरे पास, है चलो चलो हमारे घर में सांप है। तो ये तो गाइड सिनेमा की स्टोरी है, मायावत गाइड में वो संत होता है, मतलब झूठेपन से वो संत होता है, लेकिन सब लोग उसको संत, उसके बाजू में आके पानी दे करके संत बना देते, तो वो खुद को संत ही बनाना चाहता है, फिर वो बन गया। तो वैसे मुझे ऐसा सोचा कि अरे अभी प्रतिष्ठा लोग दे रहे हैं मुझे कि चलो हमारे घर सांप है, तो इस तरह से मैं गया, सांप पकड़ लिया, मैं सांप वाला बन गया। तो जैसे मैं सांप वाला बन गया तो लोग आने लगे, अरे हमारे घर, हमारे पास वो काशिक के हमारे मेहमान आए हैं जादव साहब, वो उनको जरा सांप दिखाइए, वो पकड़ा हुआ हमारे घर में। हम्म वो सांप को, फिर सांप को निकालो, सांप को दिखाओ, हम्म वो सब जो था, मैंने सोचा है अभी ये इस तरह से धीरे धीरे मैं चक्र घूम गया अभी। चक्कर घूमिया, मैं सांप वाला बन गया। तो मैं जैसे सांप वाला बन गया, प्रतिष्ठा मिलने लगी। हम्म तो प्रतिष्ठा जैसे मिलने लगी तो काम, मुझे जिंदा रहने के लिए एक उम्मीद पैदा हुई, और लोग आना चालू किए, सांप दिखाना प्रोग्राम चालू हो गया, चाय पानी देना, और फिर मैं बताता ये पेड़ का है, ये खरपतवार नहीं है, दवा की मेडिसिन का प्लांट है, जो कि बचपन से ही आपने देखते ये केचुआ है, ये वो कीड़ा है। इस तरह से जो बचपन से मैं, अनुभव लिया आपने। जो मैं आदिवासी लोगों से सीखा था, मतलब बी हाइव्स, मध मध का छोटा छोटा जंगली जो होता है, ये सब दिखाना। तो ये सब जैसे दिखाना चालू किए तो एक लोगों का आना और एक किसान को प्रतिष्ठा प्रदान करना, ये प्रोसेस चालू हो गया। ओके। तो हमारे पास उन दिनों में, जैसे मैं बताया कि अगर 4 के बजाय 10 लोग आ गए तो दौड़ के जाके चाय की पत्ती और दूध खरीद के लाना पड़ता था। इतनी हमारी फाइनेंशियल स्टेट जो थी वो बहुत खराब थी। उसमें हम ये दिखाना चालू कर दिए, और उस वक्त कृषि पर्यटन का जन्म हुआ। ओके। दैट वाज ईयर 1984। 84। 1984 में कृषि पर्यटन का जन्म हुआ, और लोग आना चालू हुआ, लोग पैसा देना चाहते थे। मैं उनके लिए इतना चाय पानी दिया, उनके लिए मेरा समय खर्च किया, तो लोग पैसा देना चाहते थे। एक समाज सुधारक और समाज स्वतंत्रता सेनानी का बेटा, मैं पैसे कैसे मेहमानों से पैसे कैसे ले लूं? तो आगे 5 साल में पैसे नहीं लिया करता था। ओके। लेकिन तो उसका मतलब ये है कि पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर उन दिनों में मैं पैसे लिया होता, क्योंकि हमारे पास 4 सरी के कप नहीं थे और चाय पानी देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे, तो आज की ये स्थिति होती ही नहीं। सही कहा। आज की स्थिति जो है, फाइनेंशियली वी आर वेरी स्ट्रांग। ओ। हम लोग बहुत सारा टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, बहुत अच्छी तरह से 150 लोग यहाँ काम करते हैं हमारे सहकारी। सगुना बाग में सगुना 150 लोग काम करते हैं। हाँ, 150 लोग काम करते 150 लोग से ज्यादा हैं। ओ। जानकारी देते रहते, एक्सटेंशन वर्क करते हैं। तो इस तरह से समाज के लिए भी बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं। ये आज की स्थिति जो पैदा हुई वो उन दिनों के वजह से हुई, क्योंकि उन दिनों में हम पैसे नहीं लिए और पैसे को महत्व नहीं दिया। पैसे के लिए किसी ने कृषि पर्यटन शुरू नहीं करना चाहिए। कृषि पर्यटन से किसान को प्रतिष्ठा मिलती है, कृषि पर्यटन के वजह से आपके जैसे दोस्त मिलते हैं, और फिर ये सब सिलसिला और आगे बढ़ता है। कब आपको पता चला कि आपको पता चला 1984 में, ठीक है, उसके बाद आपने स्टार्ट किया कृषि पर्यटन, आपको पता चला कि ऐसा भी कुछ हो सकता है जिससे हमें पैसा मिल सकता है। बराबर है। लेकिन मुझे ये बताइए, ये जो सगुना बाग है इतना बढ़िया, इतना शानदार है, यहाँ पे अभी हम सुबह सुबह एक जगह पे गए थे, पंचामृत केंद्र मैंने देखा, उसके बाद मैंने पॉन्ड हाउस देखा, जो कि कोई सोच भी नहीं सकता कि पानी के अंदर जो है आपने खड़ा किया, ये सामने वाले पॉन्ड में आपने बोटिंग का सिस्टम किया, और हर जगह पानी, हर जगह प्लांट। तो ये आपने सोचा था ऐसे करना है या होते गया धीरे धीरे एग्रो, जो आप कृषि पर्यटन जो आप बोल रहे हैं? वो मेरा जो बचपना जो गया, कि मेरा बचपना आदिवासी दोस्तों के साथ गया,
जब मैं सुबह स्कूल में जाता था, वो भी जंगल के पगडंडे से जाता था। स्कूल में जाने के बाद वहाँ जाते-जाते पंछी देखता था, तितलियाँ देखता था, कोई जंगल के फल खाता था, क्योंकि उनको तो उनका वही लाइफ है। बराबर। और फिर दोपहर की छुट्टी में बाजू में जो एक झरना था, उसमें जाके कूद के नहाते थे, दोपहर की छुट्टी में। अच्छा, हाँ, तो वो जाके करते थे। सिंपल लाइफस्टाइल। हाँ, सिंपल नहीं, आज के ज़माने में 7 स्टार स्कूल हो सकता है वो। अगर ऐसा स्कूल अगर किसी ने खोला, तो वो 7 स्टार स्कूल हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट भी अच्छा है ऐसे। अरे बढ़िया, मतलब ये जो इस तरह से कि बच्चों को खुला छोड़ दो राइट। और नेचर से पहचान करो। हाँ। और नेचर से पहचान करने के लिए उनसे अच्छा अगर कोई सिखाने वाला हो, तो वो आदिवासी हो सकता है, क्योंकि आदिवासी ही वो जीवन जीता है। तो वो ही टीचर ऐसा होना चाहिए, तो वो उसके साथ एंड देन नेचर ही सिखाए हमें बच्चों को। बराबर। तो इस तरह से मैं बड़ा हो गया। तो इसके वजह से झरने कैसे होते हैं, उसके बाजू में क्या होता है, उसके बाजू में उनकी झोपड़ी कैसी होती है। हाँ, ये भी हो गया कि मैं जो सिस्टमैटिक एजुकेशन भी लिया, ओके, उसके वजह से आपने प्लान किया। सिस्टमैटिक एजुकेशन लेने के वजह से मैं अमेरिका जा पाया। अमेरिका में वेल डेवलप, मोस्ट डेवलप्ड कंट्री कैसी हो सकती है। तो ये दोनों का जो मिलाप हो गया, मेरे विचार में जो दोनों के मिलाप हो गए, इसके वजह से यहाँ आने के बाद पैसे तो थे नहीं, खाली श्रम से ही सब काम होने वाला था। तो मैं श्रम करते गया, और श्रम में जब यहाँ पहले आया 1976 में, जब मैं से जैसे आ गया, देखा तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या था, मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर सब कचरा पड़ा हुआ था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या था, कोई डिसिप्लिन नहीं थी, सब इनडिसिप्लिन, बिखरा था सब। बिखरा हुआ था। ओके। सो वो जो बिखरा हुआ था रिसोर्सेस, उसको मैं जमा करके अच्छी तरह से प्लानिंग किया, मतलब इधर हाँ। पॉन्ड बनाना है, इधर नदी है साइड से आपकी, उल्लास रिवर है बराबर। सगुना बाग के बाजू में। तो वहाँ कौन से पेड़ लगाए, रास्ते कहाँ होंगे, मैं कैसे चलूँगा, इसको मैं plan out कैसे किया। जाऊँगा, मुझे कैसे आसान होगा खेती करने में। ये यहाँ पे खेती भी होती है। हाँ, बिल्कुल, आज खेती तो बहुत बढ़िया खेती होती उसके है। बारे में हम आगे चल के देखते हैं। आगे चल के देखेंगे। आप क्या संदेशा देना चाहेंगे अगर किसी भी फार्मर को अगर एक छोटा सा एग्रो टूरिज्म बना रहा है और उससे बिजनेस करना है तो, क्योंकि आप इसके पायनियर है, तो क्या बताना चाहेंगे? मैं ये बताना चाहूँगा कि हर एक किसान इस देश का, हर एक किसान, आधा एकड़ का हो या 50 एकड़ का हो, इस देश का हर एक किसान जो खाली बारिश में ही बाजरा या चावल या कोई सिंपल क्रॉप उगाता है आधे एकड़ में, और बाकी एरिया में उसकी ज़मीन वो सब उसका नौकरी मतलब खाली चाकरी पड़ा हुआ। करके पैसा कमा के जीना जीता है, बहुत गरीब हो, हम्म। उससे लेकर जो 50 एकड़ का किसान जिसके पास 3 ट्रैक्टर है, जिसके पास 2 गाड़ियां तामझाम हैं, बहुत सारा है। जिसका माल एक्सपोर्ट होता है, वो भी हर एक किसान कृषि पर्यटन केंद्र बन सकता है। ये मेरा दावा है। बढ़िया है, मतलब उनके पास जो स्किल है या जो एरिया है उसी मुताबिक पकड़ के उसको कुछ बनाना चाहिए वहाँ पे। बिल्कुल, बिल्कुल, जो उसके विचार है, जिसका उसका अनुभव है, उसके अनुभव शेयर करते हुए वो कुछ ये दूसरों को आनंद दे पाता है। मैं आप सबको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। एक छोटे से गांव में गरीब किसान, क्या उसके घर में शादी का छोटा सा प्रोग्राम नहीं होता है? होता है। बिल्कुल होता है। अच्छा, वो वहाँ पे आ सकते हैं। अगर वो लोग 200-300 लोग उसके घर में आते हैं, शादी मनाते हैं, क्या हमारे कोकण में गरीबी बहुत है, लेकिन वो हर एक कोकण की वासी जो किसान है, छोटा सा किसान, गरीब किसान, उसके घर में गणपति आते हैं, गणेश चतुर्थी के प्रोग्राम होता है, 2 दिन 5 दिन उसके घर में गणपति होता है, उल्लास मनता है। तो इस तरह से जो मौज मजा उल्लास बनता है, उसके घर में आनंद आता है, उसके घर में मेहमान आते हैं, ये भी कृषि पर्यटन का ही भाग है। बराबर है। तो ये अगर उसके घर में होता है, तो गणपति नहीं, शादी नहीं, उसने बुलाया है कि आइए मेरे घर में धान की खेती हुई है,
और वो धान का सुगंध लेने के लिए आइए। दोस्तों, मेरे मेहमानों, आइए। ये अगर होता है तो वो होने के लिए जो एक्टिविटी होगी जिसमें पैसे की लेन देन नहीं होगी, कोई जरूर नहीं है। कृषि पर्यटन में पैसे की लेन देन की होना ही चाहिए, बिल्कुल जरूरी नहीं है। इसका आत्मविश्वास बढ़ना किसान का, बाद में धीरे धीरे वो होगा ही रेवेन्यू। हमें बताया है कि अगर किसान अगर कोई भी बंदा अंदर से सेल्फ कॉन्फिडेंट हो तो वो रेत लिया, रेत, और रगड़ा 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 तो उसमें से तेल पिघल जाएगा। ऐसे मराठी में हमारे बोलते हैं, रेती से कण रगड़ता तेल ही गड़े। लेकिन उसके पीछे कॉन्फिडेंस चाहिए, तो वो कॉन्फिडेंस पहले आना चाहिए। वो कॉन्फिडेंस खरीद नहीं पाएंगे पैसे से। वो कॉन्फिडेंस आप आके मुझे अगर बताया कि अरे क्या आपके खेत से बड़ा बढ़िया सुगंध आ रहा है, क्या आपके ज्वार का खुरड़ा बहुत बढ़िया, इतना मीठा ये सारी खुरड़ा चीजें में, एग्रो टूरिज्म में होगी तो और मजा आएगा। बस उतना ही स्पार्क ऑफ कॉन्फिडेंस, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा फिर। तो धीरे धीरे सब बढ़ेगा। एक चीज मैं पूछता हूँ, पूछना नहीं चाहिए वैसे, लेकिन मैं पूछूंगा। अगर बताना हो तो आप जरूर बताइए। अभी सगुना बाग का रेवेन्यू कैसे है? ठीक ठाक है, अच्छा है, कैसे चल रहा है? सगुना बाग का रेवेन्यू बहुत अच्छा है। सगुना बाग अभी मैं ये पिछले 12 साल से तो मैं देखता नहीं, ये मेरा बेटा नेक्स्ट जनरेशन, दैट इज़ द बिगेस्ट हमारी उपलब्धि है। हमारे 3 बच्चे वेस्टर्न वर्ल्ड में पढ़े, वेस्टर्न वर्ल्ड में छोटी मोटी नौकरियां किए, व्यवसाय किए, और तीनों बच्चे भारत में आकर ग्रामीण इलाके से मिलजुल कर काम कर रहे हैं। बढ़िया। तीनों बच्चे। सो हमारा बेटा ये देखता है, उसने प्रोफेशनलिज्म लाया है, वो स्विट्ज़रलैंड में पढ़ा टूरिज्म, और वो आके यहाँ अच्छी तरह से इसको बढ़ोतरी दिया, बेसिक प्रिंसिपल सेम रखकर। तो ये अभी व्यवसाय इतना बड़ा है कि हम हर महीने में जीएसटी, मेरे ख्याल से 6-7 लाख रुपया जीएसटी हर महीने में भरते हैं। क्या बात करें। तो इतना हमारा रेवेन्यू अच्छा बढ़ गया है। पैसे को आज भी हम पैसे को महत्व नहीं देते हैं। हमारे मेहमान आकर खुश होकर जाना चाहिए, सेटिस्फेक्शन। ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है, ये हमारी मिशन है। जो शहरवासी है बांधा हुआ है, जिनको फूड लगता है खाने के लिए, उनको फूड प्रोडक्शन कैसे होता है वो समझना चाहिए, इसको महत्व देते हैं। और ये जब उनको हमारी अनुभव से उनको अनुभूति मिलती है, तब वो हमें किसान को प्रतिष्ठा देते हैं। सो हमारा जो बृहद वाक्य है, शेतीतून प्रतिष्ठेकडे, हाँ, किसानी से प्रतिष्ठा की तरफ बराबर। करने के लिए कृषि पर्यटन ये परफेक्ट प्रवृत्ति है। मैं भी एक किसान ही हूँ। लगभग मैं 2015-16 से हार्डकोर खेती करने लगा हूँ। 9-10 साल अभी हो चुके हैं। लेकिन इस खेती के दरमियान मैंने भी बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। मेरा जो यील्ड आया वो मार्केट में गया, फिर वो बिका नहीं। खेत में कई दफ़ा मैंने रोटर मार दिया। तो ये खेती ना बहुत ही चुनौतियों से भरी है। मतलब चैलेंजेस इतने हैं कि वो ख़त्म ही नहीं होते कभी। प्रॉब्लम्स इतने हैं कि सॉल्यूशन निकालते-निकालते ज़िंदगी चली जाती है। तो जो हम ये कृषि पर्यटन आपने किया, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे चैलेंजेस आए क्या कि आपको लगा यार अब ये हेडेक वाला काम है, बहुत टेंशन है, इसको रोक देना चाहिए या दिक्कत है? क्या चैलेंजेस आए आपको ऐसे? कृषि पर्यटन में एक चैलेंज हमारे पास अभी याद है मुझे कि एक छोटा सा ग्रुप आया था 10-15 लोगों का, और उसमें एक पति पत्नी का झगड़ा हो गया। वो शाम का समय था, अंधेरा छा रहा था, और पत्नी चली गई, और कहीं गई, कहाँ गई, ये तो यहाँ इतना ऊंचा घास, खेत सब, मतलब 5 मिनट के बाद कोई किसी को ढूंढना है तो इम्पॉसिबल है। सही कहा आपने। यही हो गया। हमें पता चला, मैं घर से दौड़ के वापस आ गया, सब हमारी टीम ढूंढने चालू हो गया, वो मैडम कहीं मिली नहीं। थोड़ी देर के बाद 11-12 बजे के बाद वो वापस आ गई रात के। लेकिन वो जो समय था हमारे लिए बहुत बुरा था। पता चला कि वो बंदा जो था, उसका हस्बैंड, जो पति, वो शराब पिया था। अरे!
और हमारे यहाँ मेरे पिताजी ने बताया कि एक ही नियम रखना कि शराब को यहाँ परमिशन नहीं, और वो हमारा नियम था, लेकिन हमारे लोगों के, हमारी टीम के ध्यान में आया नहीं, या अगर भी ध्यान में आया होगा तो लोगों ने सोचा होगा कि कुछ होगा नहीं, चलो जाने दो, अभी अगर उसने पी भी लिया है शराब तो पीने दे, अभी जाने दो, उसके ऊपर बवाल मत करो। हाँ उसमें बवाल मत करो और एक चद्दर डाल दो, बस खत्म हो गया। लेकिन ये झमेला हो गया। तो उस दिन हमें पता चला कि जो हमारा विचार है कि कृषि पर्यटन मार्ग, ये अपनी जो संस्कृति है, कृषि पर्यटन, ये संस्कृति बहुत इम्पोर्टेंट है। और संस्कृति जो है हमारी भारतीय संस्कृति, इसमें शराब का विषय नहीं है। तो कृषि पर्यटन केंद्र में शराब नहीं आनी चाहिए। तो उस दिन से हम वो पक्का कर दिया कि हमारे यहाँ आए हुए मेहमान, कृषि पर्यटन के लिए आए हुए मेहमान, अपने पेट में भी शराब नहीं ला सकते। तो वो हम एक हमारे यहाँ प्रॉब्लम आया था। दूसरे छोटे मोटे प्रॉब्लम्स ऐसे थे कि गवर्नमेंट के लोग आ गए, कौन सी परमिशन है, कौन सा लाइसेंस है, ये सब नया ही था शुरुआत में। सब नया था। कोई लाइसेंस परमिशन का तो था ही नहीं, सिस्टम था ही नहीं, क्योंकि कृषि पर्यटन ये शब्द ही नया था, कॉन्सेप्ट नया था। तो इसके वजह से उसके लिए कोई रूल रेगुलेशंस कुछ थे नहीं। लेकिन वो सिलसिला चालू हो गया। ऐसे लोग आते थे, 2-4 दिन, 5 दिन, 8 दिन तकलीफ होती थी, कुछ नुकसान भी होता था। तो उसमें से फिर वो चला गया और फिर शुरू हो गया कृषि पर्यटन। और ऐसे ही तकलीफ़ें, अड़चने आए गए, और तो इस तरह से सब निकल गया। एक और ज़रूरी चीज़ कि मैंने खुद ही एक्सपीरियंस किया है। जब भी मैं कभी टमाटर लगाता हूँ, कभी शिमला मिर्च लगाता हूँ, गन्ने की खेती करता हूँ, अंगूर की खेती करता हूँ, कभी बारिश में ओला गिर जाता है, कभी धूप कड़कती हो जाती है। तो ये अभी जो वातावरण चेंज हो रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग आर्टिकल में, न्यूज़ में मैंने बहुत सारी जगह पे पढ़ा है, और आपका भी मैंने बहुत बार सुना है कि ग्लोबल वार्मिंग से फूड शॉर्टेज का बहुत कनेक्शन है। तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? बिल्कुल सही है कि पूरी दुनिया में ये 2 बहुत बड़े प्रॉब्लम आने वाले हैं। मतलब ये अभी तक फिलोसोफर्स बोलते थे, लेकिन अभी ऑलरेडी हमें उसके चक्के बैठना चालू हो गया। मतलब वी स्टार्टेड फीलिंग कि वो जो 2 प्रॉब्लम है, एक तो फूड शॉर्टेज और ग्लोबल वार्मिंग, ये दोनों प्रॉब्लम जो है इंटर रिलेटेड है। ग्लोबल वार्मिंग के वजह से, जैसे आपने बताया कि अनटाइमली बारिश, हाँ, कुछ भी हो रहा है, या ओले गिरना, या ये बारिश सफिशिएंट नहीं होने की वजह से मिट्टी सूख जाना, ड्राइनेस, तो ये सब प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं। फिर बादल आते हैं, साइक्लोन्स आते हैं, वो नुकसान करते हैं खेती का। तो वो जो सब प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम्स तो अभी आके बढ़ने वाले हैं आगे चल के। तो वो प्रॉब्लम से किसान को नुकसान कम से कम पहुँचे, वो प्रॉब्लम आकर जाने के बाद भी उसकी जो मिट्टी है उसकी सेहत बने रहे के लिए एक नया विचार जो पूरी वर्ल्ड में आया है, उसका नाम है रीजनरेटिव मेथड ऑफ फार्मिंग, संवर्धित खेती। तो वो जो संवर्धित खेती, रीजनरेटिव मेथड ऑफ फार्मिंग जो है, उसका भी यहाँ जन्म हुआ है, जिसका नाम है सगुणा रीजनरेटिव टेक्निक, और उसके बारे में हम बातें करेंगे। सर, आपने इतने सारे चीज़ों पे काम किया है, इतने सारे एक्सपेरिमेंट खेती में किए हैं, बहुत सारे। जब मैं ज़्यादा डीप में जाता हूँ तब मुझे समझ में आता है, लेकिन ये लोगों तक क्यों नहीं पहुँच पाता है? इसका उत्तर मैं एक स्टोरी से देना चाहता हूँ, जरूर। जो पहले हो गई है। आपको मालूम है हवाई जहाज का शोध किसने लगाया? राइट ब्रदर्स। लेकिन राइट ब्रदर्स ने जो लगाया, सो उसके पहले ये था, सिचुएशन ये था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए लोगों को फ्लाइंग मशीन चाहिए थी। जो भी डेवलप्ड वर्ल्ड था, वेस्टर्न वर्ल्ड, वो चाहते थे कि फ्लाइंग मशीन अगर है तो दे कैन
विन द वॉर्स। तो फ्लाइंग मशीन के लिए लोगों ने पैसा लगाया और वो सब पैसा एक आदमी पर लगाया जिसके पास बड़ी बड़ी डिग्री थी, जिसके पास ऑफिस था बड़ा, जिसका नाम बहुत बड़ा आ गया था, उसके ऊपर पूरा पैसा लगाया। तो वो राइट ब्रदर्स नहीं थे। अच्छा। जो राइट ब्रदर्स थे उनका तो बाइसिकल का शौक था, लेकिन उनके दिमाग में ये था कि अगर फ्लाइंग मशीन है तो दुनिया के में लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। और वो जो आदमी था, जो साइंटिस्ट था, जिसके पास डिग्री थी और वो एक बहुत बड़ा इंजीनियर था, उसके पीछे जो लोग लगे थे, तो वो जो भी मतलब अगर कोई एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाता था तो उसकी भी न्यूज़ होती थी बीबीसी पर। लेकिन राइट ब्रदर्स जो थे वो उनके बचे खुचे पैसे, जितना भी थोड़ा सा समय बाइसिकल शॉप से मिलता था वो लेकर उनके एक्सपेरिमेंट्स करते थे। हर रोज़ शाम को वो जो भी एक्सपेरिमेंट करते थे उससे उनके वो टूटते थे, फूटते थे, वो गिरते थे, खून निकलता था, लेकिन उसके बारे में कोई समाज में ध्यान नहीं दिया। तो इस तरह से जिसके विचार में एक समाज सेवा के विचार से वो फ्लाइंग मशीन आना चाहते थे, उनको कोई कुछ बेचकर कोई पैसा कमाना ये उनका उद्देश्य नहीं था। तो इसलिए उनके पास कोई गए नहीं मीडिया वाले। उन्होंने जब रियली वो मशीन पहला एरोप्लेन उड़ाया, फिर भी उनकी न्यूज़ नहीं हुई, लोग उनके पास गए नहीं। तो जो मीडिया में रहते हैं, जिनका नाम बड़ा होता है, जिनके पास बड़ी डिग्री होती है, जिनके पास बड़ा ऑफिस होता है, वैसा मेरे पास कुछ नहीं था। ना मेरे पास ऑफिस था, ना मुझे कोई पगार देता था, ना मेरे पास कोई पद था गवर्नमेंट का, इसलिए मेरे पास कोई आते नहीं है। और उसके बावजूद एक दूसरी बात ऐसे कि हमारा उद्देश्य ये है कि किसान हैप्पी होना चाहिए। किसान अगर खुश रहे तो बाकी के सब चीज़ें जो है वो अपने आप खुल जाएगी और फूड प्रोडक्शन आसान होगा, किसान हैप्पी होंगे। तो किसान हैप्पी होने के लिए मेरे पास बेचने के लिए कुछ नहीं है, मेरा ज्ञान है वो खुला है, आओ ले लो और हैप्पी बन जाओ। तो अगर मेरे पास कोई बेचने के लिए नहीं है, मार्केटिंग के लिए नहीं है, तो नेचुरली मेरे पास कोई आ नहीं रहा। ना तो मैं कोई डिग्री दे सकता, तो मेरे पास इंस्टीट्यूट नहीं है, मेरे पास कोई पद नहीं है, तो गवर्नमेंट के लोग आए मेरे पास। तो इसलिए हमारी जो टीम काम करती है, हमारी टीम शांति से काम करती है और वो जाती है कि किसको ज़रूरत है। मराठी में एक कहावत है कि भूखेला कोंडा और निजेला धोंडा, जिसके पेट में भूख लगी है उसके लिए तो राइस पॉलिश जो एकदम मतलब थ्रो अवे मटेरियल है कि जो गाय भैंस को देते हैं खेलने, तो वो भी चलेगा। अगर मेरे पेट में भूख लगी है तो कोंडा खाकर भी मैं आराम से चैन करूँगा। और मैं थक गया हूँ काम कर तो मेरे लिए अच्छे पिलो नहीं चाहिए डनलॉप की, एक पत्थर भी है मेरे सर के नीचे, तो भी मुझे मैं एक अच्छी नींद में ले पाऊँगा। तो जिसको भूख लगती है वो हमारे पास आता है और हम उसके साथ काम करते हैं। मार्केटिंग नहीं है, सिंपल बेचने के लिए कुछ सिंपल रिलेशनशिप है। तो वो रिलेशनशिप के वजह से हम आज पॉपुलर या प्रसिद्धि में नहीं है। ओके, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, इतने उम्र के बाद भी आपको कहाँ से इतना मोटिवेशन आता है? क्योंकि हम जब सुबह आए या रात में 2-1 बजे तक आपने मैसेज डाले, ऑडियो डाला कि आप कहाँ पे हो, कहाँ पहुँचे हो, क्योंकि हमें कुछ शूट पीछे का कैंसिल हुआ, तो हमें टाइम बचाकर रात में ही यहाँ पे ट्रैवल करके 2 बजे आपने अरेंजमेंट किया रात का रहने का। फिर तो लोग बोलते हैं कि 50-60 साल में हमें रिटायरमेंट लेना है, लेकिन आपका ये मोटिवेशन आता कहाँ से इतनी उम्र के बाद भी? उद्देश्य। अच्छा। और वो उद्देश्य के साथ हुँ। वो जो परमेश्वर है वो एनर्जी देता रहता है। ओके। लेकिन ऐसा एक साइंटिफिक रूल भी है कि आप अगर एक विचार से प्रेरित हो और वही विचार अगर आप करते रहो
और उसी विचार के पीछे जाते रहो कंटिन्यूसली, तो पूरा यूनिवर्स, ये पृथ्वी नहीं, यूनिवर्स के सभी तारे और ग्रह ये पूरा यूनिवर्स कंस्पायर्स एक व्यूह रचना करती है कि वो सक्सेस आपको मिले। तो वो एनर्जी भी मुझे वहीं से आती है। अच्छा। और मेरा उद्देश्य, मेरे टीम का उद्देश्य जो है कि हर एक किसान खुश हो। वो हर एक किसान खुश होने के लिए जो भी करना पड़े उसके लिए हम करते रहते हैं। और वो काम करने के लिए अगर आपके जैसा कोई हमारे पास आता है नहीं जरूर। तो मैं चाहता हूँ, मैं सोचता हूँ कि अरे ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आप हमारे पास आ रहे, वही काम आगे ले जाने के लिए। तो इसलिए हमें एनर्जी मिलती रहती है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। 60-70% जो है खेती की जाती है, उसमें से मैं भी एक किसान हूँ और एक छोटा सा मेरा काम है जितने सालों से मैं कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि हमने कुछ बड़ा पत्थर मार दिया और ये बड़ा कुछ काम किया। ये तो अभी स्टेप है, इसको पीढ़ी दर पीढ़ी हमें धीरे धीरे काम ये करना पड़ेगा, तब जाके खेती में बड़ा बदलाव आ सकता है। कोई ऐसा तीस मार खान नहीं आएगा कि उसने कुछ किया और फटाक से जो पिक्चर है पूरी चेंज हो गई। ऐसा मुझे तो नहीं लगता कभी हो सकता है। बहुत ही इसमें टाइम लगेगा, लंबा टाइम लगेगा। लेकिन एक और मुझे आपसे बात पूछनी है। आप ये जो काम पूरा कर रहे हैं, इसमें आपकी फैमिली या आपकी वाइफ, बच्चे, ये सब क्या इनका रोल रहा? कैसा बॉन्ड रहा आपका इतना लंबे समय से आप इसमें काम कर रहे हैं? ये ऑब्वियस है कि हमारी पूरी फैमिली उसमें मिलजुल कर काम कर रही है। पूरा उन्होंने, हर एक ने अपना योगदान पूरी उसमें दिया है। ये आज हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी है, आज हमारे लिए समाज में प्रतिष्ठा भी अच्छी है, खासी है। लेकिन जब 48 साल पहले हमारी शादी हुई, मेरी पत्नी अनुराधा कैंसर इम्यूनोलॉजिस्ट थी। उसके पिताजी एक बहुत बड़े अफसर थे सेंट्रल एक्साइज में। उन्होंने उनकी बेटी, उनकी प्यारी बेटी मेरे साथ शादी कर मेरे पार्टनर बनकर इधर भेजी, जहाँ जब हमारे पास इधर कुछ भी नहीं था, सब बंजार था। तो उन्होंने उनके दिल में जो सोचा, उन्होंने जो सोचा होगा, और वो सोचकर हमारे साथ शादी करके दी। और उसने भी अपना करियर छोड़कर हमारे साथ मिलजुल कर। तो इसमें कुछ तो एक अच्छा विचार है जरूर। इसमें कुछ तो, हम फैमिली में जो कोई डिसीजन लेते हैं, सब बैठकर मिलकर विचार करते हैं उसके ऊपर, फिर डिसीजन लेते हैं। और इसकी सबकी जो प्रेरणा है, इसकी सबका जो मेन बीज है, वो बीज जो लगाया वो मेरे पिताजी ने लगाया, जो स्वतंत्रता सेनानी थे और समाज सुधारक। उन्होंने अपना जीवन मूल्य समझा और उन्होंने उनकी जीवन से मैंने प्रेरणा लेकर हमारी जो अभी आज की फैमिली है, हमारे तीनों बच्चे, हमारा बेटा, सब यहाँ अभी स्विट्ज़रलैंड छोड़कर यहाँ आके वो सब मिलजुल कर सब काम कर रहा है यहाँ पर। तो ये जो बीज है, मूल बीज, वो मेरे पिताजी ने लगाया। सो मूल बीज जो है वो इस देश का ग्रामीण इलाका एक 5 स्टार बनना चाहिए, बराबर। पूरे देश, और इसमें पोटेंशियल है। सो ये देश का ग्रामीण इलाका 5 स्टार बनने के लिए जो भी करना चाहिए वो हम सब मिलकर करना चाहिए। इसमें पूरी फैमिली अगर साथ में नहीं है, एक उदाहरण देता हूँ। हमारे बच्चे, 3 बच्चे जब बड़े हो रहे थे, स्कूल में जा रहे थे, तो मेरी पत्नी को ऐसा लगा कि मेरे भाई बहन के बच्चे जो है वो अमेरिका प्रदेश में सीख रहे थे, पढ़ रहे थे, वो फाड़ अंग्रेजी बोलेंगे और अच्छी तरह से उनके एटिकेट्स, उनके एक पॉश रहेंगे कि कपड़े, उनके बोलने का तरीका, उनके रहने सहन का तरीका। और हमारे बच्चे सब ग्रामीण, मतलब एकदम सिंपल रहेंगे, ग्रामीण बच्चे रहेंगे। तो इससे क्या बहुत बड़ा फ़र्क होगा। इसलिए हमारे बच्चों को लेकर शहर में जाकर मैं रहती हूँ और हमारे बच्चों को शहर में पढ़ाती हूँ। मैं बोला ये बिल्कुल सच नहीं है। क्या मैं तो इससे बहुत ग्रामीण इलाके में पढ़ा, बराबर। तो क्या मेरे में कुछ कमी है? मैं तो जाके अमेरिका में रहा अच्छा खासा। मतलब लोग बोलते हैं कि भाई बच्चों को सिखाना है तो पुणे, मुंबई, दिल्ली ऐसे जगह ही जाना पड़ेगा, गांव में मत सिखाओ, नहीं तो ये अनपढ़ रह जाएंगे।
सभी लोग बोलते हैं, हमारे घर में भी बोलते हैं बाहर ही सिखाओ बच्चों को। अभी मुझे एक बेटी हुई है 2 साल की है, हाँ, तो तुरंत घर वाले बोलेंगे कि भाई बाहर ही सिखाओ। आपने बहुत ही अच्छी चीज़ बताई तो कि यही बात है। मैं सोचता हूँ कि मेरा स्कूल अगर आदिवासी और ये निसर्ग था, तो इसी तरह से हमारे बच्चों का स्कूल भी निसर्ग और ग्रामीण इलाका रहना चाहिए। नेचर में। और इसी तरह से हमारे जो पोते हैं उनका भी स्कूल यही रहा है। और हमारी बड़ी बेटी आपने देखा कहाँ रहती है, आदिवासी वाड़ी में। हाँ, तो उसके बेटे, 2 बेटे, वो वहीं पढ़े, वहीं सीखे और एकदम ब्राइट बन गए। उन्होंने तो अपना जो एक अच्छा पब्लिक स्कूल बम्बई में थे, वहाँ पर उनका एडमिशन नहीं, वहाँ पढ़े वो पहले 2-3 साल, वहाँ से निकाल के यहाँ ला के रखे। तो स्कूल जो है वो अगर निसर्ग से मिला जुला है वो तो बेस्ट रहेगा। तो ज़्यादा अच्छा स्कूल है। ये कॉन्सेप्ट आपने बताया काफ़ी इंटरेस्टिंग है, भविष्य में होना चाहिए। कोई ना कोई आप बना सकते हैं दोस्तों, इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा। अगर नेचर में स्कूल होगा तो बेस्ट रहेगा। एक चीज़ पूछना नहीं चाहिए, आपकी क्या उम्र हुई अभी? उम्र कभी नहीं पूछना चाहिए। नहीं आप पूछिए। तो कितने हुआ अभी बताइए? 75 75 साल। 75 साल मुझे हुए। तो अभी आपको अभी कैसा लगा नहीं कभी कि चलो अभी 75 साल हो गए, हमने बहुत काम किया, अभी रिटायर होना चाहिए, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट अभी चल रहा है कि रिटायरमेंट का, तो आपको लगा नहीं रुकना चाहिए हमें? नहीं, मैं चाहता हूँ कि मेरी उम्र 110 साल हो तो 110 साल के बाद मैं रिटायरमेंट जरूर लूँगा। लेकिन हाँ, ये तो बिल्कुल सही है कि मुझे मेरे दिमाग में जो विचार है और जिस विचारों को के साथ हमारी टीम मिलजुल कर अभी मेरी टीम अभी ग्रो हो रही है, विचारों से बढ़ रही है, तो वो टीम एक बार अच्छी पावरफुल हो, पूरे किसानों को ये कॉन्सेप्ट समझ जाए और किसान, महाराष्ट्र के किसान भी अगर ये कॉन्सेप्ट को आगे ले जाना शुरू करें तो बस उसके बाद मैं बिल्कुल रिटायरमेंट लूँगा। दोस्तों केवल जो कृषि पर्यटन है यही कॉन्सेप्ट नहीं है, इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो इतने सारे पुरस्कारों से आपको सम्मानित किया गया है, चाहे फिर वो वनश्री पुरस्कार हो, जैसे जंगल को भी बचाना ज़रूरी है उसके रिलेटेड, उसके बाद जल संवर्धन है जिसमें आपने काम किया है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए ना, मतलब भू संवर्धन, जल संवर्धन, इसमें आपके क्या क्या काम किया आपने, मुझे थोड़ा समझना है, क्यूरियोसिटी है। हमारी मैं तो मेरी पैदाइश यही हुई, मैं इधर ही बड़ा हो गया, जो इस देश का ग्रामीण इलाका है। बराबर। ग्रामीण इलाके में रहते हुए जो भी प्रॉब्लम्स है, हमारा जो काम करते हुए जो प्रॉब्लम सामने आते हैं, वो प्रॉब्लम्स मतलब उसमें से छुटकारा पाने के लिए काम करने के लिए एक उद्देश्य तय हो गया उसका। और वो उद्देश्य तय होने के बाद उसको वो प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए एक कंटिन्यूसली चिवट पद्धति से, मतलब वो छोड़ना नहीं अधूरा, जब तक उसका सॉल्यूशन नहीं मिलता है तब तक उसके पीछे पड़ा रहना। मतलब रात को सोते हुए भी, नींद में भी वही विचार मैं करता हूँ और हमारी टीम करती है। तो वो जो है, जैसे खेती में अड़चन थी कि लेबर नहीं मिलता था, हमारी मिट्टी बह जाती थी, हम देख रहे थे कि बहुत नुकसान हो रहा है। बराबर। तीसरा ये है कि प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी, बहुत सारा फर्टिलाइजर्स ये वो डालने के वजह सिवाय कोई प्रोड्यूस हो ही नहीं रहा था। तो उससे छुटकारा पाने के लिए SRT का जन्म हुआ। उसी तरह से हमारे पूरी इलाके में, जैसे कि हमारा एक छोटा सा हिल है जहाँ पर हमारे फॉरेस्ट स्पीसीज़ हैं, वो फॉरेस्ट के स्पीसीज़ में वहाँ लोग आग लगाते थे। हाँ, बारिश के बाद जब घास सूखता था तो वहाँ आग लगाते थे। वो आग लगाने से उनको मज़ा लगता था, हमारा नुकसान होने से वो मज़ा लगता था। फिर दूसरा ये था कि हमारे बगीचे में खरगोश और घोरपड़, मॉनिटर लिजर्ड, इसको प्रोटेक्शन देते थे हम। तो वहाँ खरगोश वगैरह बहुत होते थे, तो आग लगने से वो बाहर निकल के आते थे, बराबर, फिर उसकी शिकार करने में उनको आसान होता था। तो ये अलग अलग कारण की वजह से लोग आग लगाते थे।
तो हमारा तो बहुत नुकसान होता था। जो भी ग्रोथ हम पाई है वो ग्रोथ फिर से नीचे जाती थी बस और फिर से हमें खर्चा करके नए पौधे लगाना पड़ता था। तो उसके पीछे पड़कर मैंने सोचा कि अरे ये जो आग लगा पाते हैं इनको यश मिलता है। क्यों यश मिलता है? क्योंकि वहाँ घास बढ़ता है, वो घास बढ़कर सूखता है, सूखने के बाद वो जलने में एकदम एक्सप्लोजिव होता है। एक काड़ी में पूरी जगह जल जाती, पटाख से जलता है। फटाक से जल जाती। तो मैंने सोचा ये घास ही नहीं रहना चाहिए। तो वो घास को हम वीडीसाइड स्प्रे करके उसको जब बारिश होता है बारिश में ही छोटा रख देते हो, उसको मार देते हैं। बड़ा नहीं होने देते। नहीं बड़ा नहीं, उसको खत्म रहता ही नहीं, खत्म ही कर देते हैं। तो जब वो मरता है, सड़ता है, तो इट बिकम्स फूड फॉर अर्थवर्म्स, केचुआ के लिए। गांडुल केचुए उसमें बहुत पैदा होते हैं। बराबर। तो केचुए जब आते हैं तो जो भी बारिश का पानी होता है वो पानी मिट्टी में अंदर चला जाता है, पेट में। तो ज़मीन जो है ठंडी रहती है। तो ज़मीन ठंडी रहने की वजह से आग लगाने वाले को इतना आसान होता नहीं है आग लगाना। तो ये बात है। तो जलने के लिए ही कोई चीज़ नहीं बची है तो आग किसको लगाए वो? तो आग लगाना बंद हो गया। देन वी स्लोली डेवलप दिस टेक्नोलॉजी। इसमें जो इरोजन होता है, सॉइल बह जाती है, हाँ बराबर। जो अपने पहाड़ी इलाका है, जब बारिश तेज होती है तो मिट्टी निकल जाती है और पत्थर ही बच जाते हैं वहाँ। पत्थर ही बच जाते हैं। तो वहाँ हम एक दूसरे आइडिया किया कि खस करके घास है, खस खस अंग्रेजी में बोलते हैं वेटिवर, मराठी में बोलते हैं वाड़ा। वाह। सो वाड़ा या खस या वेटिवर जो है, आज अभी क्या है हमारे सिस्टम में, जो मिट्टी नहीं बहनी चाहिए पहाड़ी से, उसके लिए एक टेक्निक है, उसको बोलते हैं कंटूर बंडिंग। सो इक्वल पॉइंट्स पर पत्थर और मिट्टी से बांध बनाना। अभी जो इतना बड़ा पहाड़ है जहाँ एक पानी की बोतल ले जाना मुश्किल होता है, थक जाता है आदमी, तो वहाँ इतने सारे पत्थर इतनी मिट्टी ले जाकर बंद कैसे बनाएंगे? पॉसिबल नहीं। सो वी केम अप विद द आइडिया ऑफ लाइव कंटूर बंडिंग। वो लाइव कंटूर बंडिंग किसका बना है? वो जो वेटिवर घास है, वाड़ा खस, उसकी एक खासियत ऐसी है कि वो विदाउट इरिगेशन, पानी देने के बगैर वो जिंदा रहता है, खस। खस। और उसका जो क्लम्प है वो एकदम स्ट्रांग और बड़ा बनता है, भर 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 फटाफट बढ़ता है। इट्स अ पेरिनियल ग्रास। सो ग्रास ऑलवेज ग्रोथ फास्ट। बराबर। सो वो जो घास है वेटिवर घास, वो अच्छी तरह से बढ़ता है। एंड इट, जैसे कि ये हिल स्लोप है तो यहाँ एक बंड हो गया लाइव, और वो हर साल वो बढ़ता रहता है। जैसे कि मिट्टी और पत्थर का बंड अगर बनाया तो हर साल वो छोटा बनता है, तो मेंटेन करना पड़ेगा। ये हमारा लाइव कंटूर बंड है, वो हर साल बड़ा होता है और स्ट्रॉन्गर बनता है, फैलते जाते हो। फैलते जाता है। इट बिकम्स मोर इफेक्टिव, मोर एफिशिएंट। ये खस मिलता कहाँ पे? ये तो हम भी दे सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो सब अच्छे अच्छे पौधे हैं, इसकी नर्सरी ही नहीं है कहीं। इसके पौधे अगर हजारों लाखों की संख्या में चाहिए और उसकी ज़रूरत है, बनाने पड़ेंगे। तो बनाने पड़ेंगे, लेकिन उसका कोई टेक्नोलॉजी नहीं, तो उसका टेक्निक हम ढूंढ निकालें। आपने वो टेक्निक खस का ढूंढ निकाला कि मिट्टी जो है ना वहाँ से बह नहीं पाएगी। एक तो ये है, उसका लाइव कंटूर कैसे बनाना ये हम निकाले, लेकिन उसके पौधे कैसे पैदा करना कम खर्चे में, उसका टेक्निक भी हम ढूंढ निकाले। हाँ बना है आपके पास वो? हाँ है यस। वी कैन प्रोड्यूस नाउ लैक्स ऑफ अर्थवर्म्स, आई मीन वेटिवर प्लांट्स। हाँ वही। और ये पानी का भी कुछ आपके साथ कनेक्शन है? पानी के अंदर का जो शैवाल है, इसके बारे में भी बताइए ना। तीसरा एक प्रॉब्लम ऐसा है हमारे देश में कि हमारी जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं, बराबर, वो वाटर बॉडीज़ में एक फ्लोटिंग प्लांट उगता है जिसका नाम है जलपर्णी, वाटर हाइसिंथ, बराबर। हर जगह पे होता है लगभग वो। या वाटर पिस्टिया। तो ये जो दोनों पौधे हैं, दो तीन पौधे हैं, ये हमारे देश के ओरिजिनल नहीं है। ये अमेज़न एरिया से, अमेज़न के जंगल से ब्रिटिश लोगों ने 1920 में लाए, क्योंकि उसको अच्छा सा फूल आता है, ब्लू कलर का सुंदर फूल आता है। तो फूल के लिए
उसने लाके कलकत्ता में एक पॉन्ड में डाले और उसको पता चलने के पहले ही इतना फैल गया और वो उसके ध्यान में आ गया कि अरे अरे इसको रोकना चाहिए। तो उन्होंने पूरी मशीनरी लगाई, वो रोक नहीं पाए। एक्सपर्ट्स लाए यूरोप से। दिस इज इन 1920 टू 1930। वो रोक नहीं पाए उसको और ये फैल गया। और वो जो नील की खेती होती थी और चावल की खेती, उसमें वो फैल गया और उसने वो खेती को रोक दिया। सो देन दे कुडंट स्टॉप इट एंड देन दे मेड अ लॉ इन 1936 टू प्रिवेंट इट। लेकिन आज तक वो वाटर हाइसिंथ को रोक नहीं पाए और बंगाल में उसको अभी बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल। अच्छा, टेरर ऑफ बंगाल इज अ फ्लोटिंग वीड, छोटा सा पौधा है। तो उसको वो बंगाली लोगों को घबरा देता है, टेरराइज करता है। अभी बंगाली लोग तो इतने जहाल है, उनको टेरराइज करने वाला पौधा है। सो वो है। तो उसको रोकने के लिए भी हमारे पास 100% तरीका है। उस वीड को रोकने के लिए तरीका वीड है को सच में? रोकने के लिए हमारे पास 100% तरीका है। ऐसा कौन सा चीज? जो काम हम छत्रपति संभाजी नगर में 40 एकड़ में तालाब है जिसका नाम है डॉक्टर सलीम अली लेक, उसमें किया। उल्लास रिवर में 60 किलोमीटर्स में पानी नहीं दिखाई देता था, इसको भी हम क्लियर कर दिया। तो उस वक्त महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ जी शिंदे बहुत खुश होकर हमारे बारे में बताना चालू किया कि ये इन लोगों के पास, इस टीम के पास इसको रोकने का तरीका है। और वो तरीका भी ऐसा है, वो भी वीड जो है, जैसे आपको कोविड की स्टोरी मालूम है। कोविड आ गया, फैल गया फैल गया फैल गया, एकदम फैल गया। बराबर अभी उसको रोकने के लिए, कोविड इज अ वायरस, बराबर सो वायरस इज अ होस्ट स्पेसिफिक, बराबर। वो आदमी को ही। सो अगर जिसको हुआ है वो आदमी को आइसोलेट कर दिया तो वो और 10 लोगों के पास फैलेगा नहीं। वो लाइफ साइकिल को ब्रेक कर दिया। इसी तरह से हमारी जो ये जलपर्णी वाटर हाइसिंथ को रोकने का जो तरीका है, वो हमारे टीम ने जो उसका तरीका ढूंढ निकाला कि उसको फैलना रोकना है, उसका जो फैलना है उसको रोकना है। ओके। वो रोकने के लिए अभी क्या करते हैं, समाज में क्या हो रहा है कि उसको, जैसे नासिक में गोदावरी रिवर में बढ़ गया है वो अभी, कल ही अभी गए थे, देखा हमने। पुणे में सभी नदियों में, सभी तालाब में भर गया है। उसको बोलते हैं किलर वीड, इट किल्स द वाटर बॉडी। बहुत बड़ा डेंजर है एक्चुअली। हमारे हिसाब से वाटर हाइसिंथ इज ए इक्विवेलेंट प्रॉब्लम एज ऑफ कोविड। अभी बेंगलोर के, मैं कल न्यूज़ देख रहा था, बेंगलोर के सभी तालाब ड्राई हो गए ऐसे मैं सुना। एंड बेंगलोर हैज़ बिकम द सेकंड सिटी इन द वर्ल्ड टू हैव बिकम जीरो वाटर स्टोर वाटर नाउ। तो ये बहुत डेंजरस है और विद इन नेक्स्ट सो मेनी ईयर्स सो मेनी सिटीज आर गोइंग टू बिकम ड्राई। उसका मेन रीज़न, वन ऑफ द मेन रीज़न इज वाटर हाइसिंथ, किलर वीड। या। और उसका उत्तर हमारे पास है। उसका उत्तर ये है कि उसकी लाइफ साइकिल ब्रेक करो। उसकी लाइफ साइकिल इस तरह से ब्रेक हो सकती है कि एक जो उसका मदर प्लांट होता है, दैट वन मदर प्लांट कैरीज 9 to 12 बेबी डॉटर प्लांट्स ऑन इट्स बॉडी। तो अगर उसको मैकेनिकल मेथड से निकाले, जेसीबी या उसका जो कोई अलग अलग प्रकार के मशीन्स होते हैं या लोग हाथ से निकाल, तो व्हेन यू धक्का उसको मिलता है, छोटा सा धक्का, तो उसके जो डॉटर प्लांट्स है वो नीचे गिरते हैं और वो बढ़ना चालू होता है। कोई फायदा नहीं फिर। सो वाटर हाइसिंथ को बढ़ावा होने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत है। एक उसका बीज, उसका मतलब बेबी प्लांट। 2 द टेम्परेचर, द राइट टेम्परेचर। इट नीड्स बिटवीन 25 to 35 डिग्री टेम्परेचर, देन ओनली इट ग्रो। 25 डिग्री से कम टेम्परेचर है तो इट कैनॉट ग्रो। तीसरा जो है पानी की स्थिरता, बहता हुआ पानी है तो इट कैनॉट ग्रो। इट हैज़ टू हैव स्टेबिलिटी यहाँ पे at तेज least- पानी है। हाँ, at least 24 to 36 hours. So उसमें उसका बढ़ोतरी होता है and it grows and it becomes double. So 3 चीज़ों के बीच में अगर लाइफ साइकिल ब्रेक होती है तो it stops and we have got that technology. बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। सुन के तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। तो अभी ये अप्लाई हो रहा है? बहुत स्लो। There are many political reasons, financial involvement है उसमें। अब पॉलिटिकल रीजंस मतलब हर जगह पे क्यों आ जाता है? मैं देखा है फार्मिंग में कहीं ना कहीं आ ही जाता है।
फिर वो एक्सपोर्ट करना हो या इंपोर्ट करना हो या जो भी चीज़ें हो। अभी इन रिसेंट ईयर्स में देख रहा हूँ कि विचार अच्छा हो रहा है, लेकिन शुरू से एक मतलब आम छोटा बंदा है, उसके ऊपर दबाव डाल के उसको दबा के रखना, यही लोग पसंद कर रहे हैं। एजुकेशन इज सच एन इम्पोर्टेंट थिंग। अपने देश में एजुकेशन नहीं फैल रहा है अच्छी तरह से। जो भी एजुकेशन दे रहे हैं वो इट्स ऑल इनकरेक्ट एजुकेशन। बराबर। सो और वो जानते हुए भी वही सिस्टम सब चल रही है। हाँ, ऐसे होता है हमारे साथ भी। अभी पिछले साल टमाटर के भाव 100 रुपये हो चुके थे, फिर कहीं से इंपोर्ट किया, फिर रेट गिर गए। प्याज के ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी, फिर प्याज बाहर जाना बंद हो गया, फिर वो वहीं पे रेट गिर गए। तो ऐसा इंटरफेयर होता है कहीं ना कहीं, उसके वजह से थोड़ा सा झटका लगता है किसानों को, और सीधा वो दिखाई देता है बहुत सारी जगह पे। सो उसका उत्तर ये होगा मेरे ख्याल से कि किसान हैप्पी, किसान आनंदी और सेल्फ कॉन्फिडेंट हो। नहीं, किसान जब आनंदी आप बोल रहे हैं, मतलब हैप्पी होने के लिए या कॉन्फिडेंट होने के लिए, उसके पास जब पैसा घूमेगा तभी सर मुझे लगता है कि वो कॉन्फिडेंट हो सकता है। हम ये देखा है कि गरीब से गरीब किसान हमारा जो तकनीक है SRT वो अपनाने से 2 या 2.5 महीने में ही हैप्पी हो जाता है। हैप्पीनेस डज नॉट कम नेसेसरली ओनली विद मनी। हैप्पीनेस कम्स बाय लुकिंग एट सम गुड थिंग। आप एक स्माइलिंग चाइल्ड देखो, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब हैप्पी हो गए। आपके खिसे में कितने पैसे पता भी नहीं चलेगा। आप वो फूल देखा, हैप्पी हो गए, आपको पता भी नहीं चला कि कहाँ है। कितना आप कैलाश पर है, ये सगुनाबाग में, नासिक में, कहाँ है पता नहीं चला। कैलाशपति देखने के बाद एकदम हैप्पी हो गए। कोई आप वो हमारा पंचामृत केंद्र देखा, कोई भी बंदा एकदम हैप्पी हो जाता है। नहीं, हैप्पी की बात नहीं है वहाँ, तो सोचने वाली बात है कि जो मार्केट में कमल का फूल बिक रहा है, वो मुकुद मुकुद नाम है ना उसका, कुमुद 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 बिक रहा है, और कमल का फूल का तो पहचान अलग ही है। और देख के मैं चौंक गया, कमल के फूल से धागा बन सकता है। अनिल भाई जी ने सुबह सुबह में दिखाया, और वहाँ पे पंछी आते हैं जो कमल के आसपास बताया, तो काफ़ी सारा इंटरेस्टिंग चीज़ है। और वहाँ पे आपने जो पानी है, वहाँ पे जो बरसात का सीज़न आता है तो मछलियाँ वहाँ पे आते हैं, करेक्ट। बढ़ते हैं। तो कितना इंटरेस्टिंग वो जगह थी, काफ़ी इंटरेस्टिंग। सगुना बाग दोस्तों वाकई में एक कमाल की जगह है। एक्सपीरियंस एक बार तो आपको ज़रूर करना चाहिए यहाँ का आके। हमें अपने देश में या इस दुनिया में 3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। एक तो किसान और भूमाता हैप्पी होनी चाहिए। सो इट विल बी गारंटिंग देन द फूड सिक्योरिटी एंड ग्लोबल वार्मिंग कम करने का गारंटी उसमें है। दूसरा जो है इज़ प्रोटेक्टिंग आवर फॉरेस्ट एरियाज़, और वो हरे भरे अच्छे होने ज़रूरी है। बराबर, बहुत फास्ट ज़रूरी है। इट्स वही, हमारे पास समय भी नहीं है उसके लिए। तीसरी जो बात है इज़ वेटलैंड मैनेजमेंट। वेटलैंड मैनेजमेंट, वेटलैंड मतलब वो जो पंचामृत केंद्र है, जहाँ पर हमारे पास वेटलैंड होते हैं, तो उसमें क्या करते हैं हम, वो दलदल बन जाती है। पड़ा रहता है वैसे की वैसे, नहीं, एक गंदी जगह बन जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा मखाना जैसी चीज़ें आती है वहाँ पे। वो भी नहीं वो आती तो गंदी होता ही नहीं। हाँ, ये बात भी है। वो आनी चाहिए। सो दैट इज़ वेटलैंड मैनेजमेंट। वेटलैंड तो बहुत है हर जगह पे। आज आप देखोगे कि कोई भी शहर की छोटी सी नाला नदी जो होती है, वो आप उल्लासनगर में देखिए, कल्याण उल्लासनगर में देखिए, आप पुणे सिटी में देखिए, हर शहरों में बड़े बड़े कहीं ना कहीं नाला रहता है। कहीं भी मतलब छत्रपति संभाजी नगर जाइए, नांदेड़ जाइए, कहीं भी जो हमारी नदियाँ हैं उसके गंदे जगह बन जाती है, उसका मैनेजमेंट इज़ वेटलैंड मैनेजमेंट। और वेटलैंड मैनेजमेंट के लिए लोटस इज़ द ईजीएस्ट आंसर फॉर दैट। कमल का फूल, कमल, लोटस, नॉट कुमुद। आपने जो फर्क समझे कि कुमुद इज़ डिफरेंट देन लोटस। बराबर, जिसको हम कमल समझते हैं, जो सुंदर होते हैं, लाल, वाइट, पिंक, अलग अलग प्रकार के होते हैं, बराबर, पर्पल होते हैं, सो दैट इज़ कुमुद है।
वो वाटर लिली है। कमल जो है वो पानी से बहुत ऊपर आता है, उसके पत्ते भी बहुत ऊपर आते हैं, बड़े बड़े होते हैं, फूल बड़ा होता है, उसमें बीज आते हैं। सो वो कमल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पानी को साफ सुथरा रखता है। पानी में मच्छर दास होते नहीं हैं, बिल्कुल रुक जाते हैं। और वो जो वेटलैंड है वो एक प्रोडक्टिव सुंदर जगह बन जाती है, जैसे वहाँ पर है। थैंक यू। तो अब हम ऐसे करते हैं, अभी जो SRT है दोस्तों, जो सगुना रीजनरेटिव टेक्निक, इस महत्वपूर्ण मुद्दे पे आते हैं और सीधा यहाँ पे जो राइस का खेत है उसके आसपास जाके हम समझते हैं कि SRT है क्या। तो अभी यहाँ पे जो है राइस को उसके तने से अलग किया जा रहा है, ये प्रोसेस हो रहा है। लेकिन अब मैं मुद्दे की बात आपसे पूछना चाहूँगा जिसमें आपने बहुत सारा काम किया और जो टेक्निक डेवलप किया है, SRT। SRT क्या है और SRT का मतलब क्या है वो भी बताइए। SRT जो है सगुना राइस टेक्निक, ऐसा पुराना नाम था। अभी उसका नाम है सगुना रीजनरेटिव टेक्निक। सगुना रीजनरेटिव टेक्निक ये वो तकनीक है जहाँ पर जमीन में, मिट्टी में हल नहीं चलाते, जहाँ पर मिट्टी में कोई भी मतलब टिलेज ऑपरेशंस नहीं करते हैं, प्लाविंग नहीं करते हैं, रोटावेटर नहीं करते हैं, वो खरपतवार निकालना हाथ से वो भी नहीं करते हैं। तो कैसे पॉसिबल है, अगर प्लाव हम नहीं चलाएंगे, अगर मिट्टी को भुरभुरा नहीं करेंगे, तो उसमें कैसे ये चावल की खेती आ सकती है या कोई अदर खेती? चावल की ही नहीं, सभी अलग अलग प्रकार की खेती, जैसे कि मूंगफली की है, मकई की है, सोयाबीन की है, चावल की तो है ही। तो ये अलग अलग प्रकार की हर तरह की खेती जो है वो इसमें पॉसिबल है, क्योंकि हम जब हल चलाते हैं मिट्टी भुरभुरी करने के लिए, तो ऊपर की मिट्टी भुरभुरी होती है जरूर, लेकिन जहाँ पर हल घिसता है जमीन को नीचे 6 इंच 9 इंच नीचे, वहाँ पर वो मिट्टी पर जो एक प्रेशर गिरता है, वो प्रेशर से मिट्टी का हार्ड पैन तैयार होता है। और हार्ड पैन तैयार होने की वजह से मिट्टी में नीचे हवा नहीं जाती है, पानी नहीं जाता है, इसलिए केचुए नहीं जा सकते, कोई अलग अलग प्रकार के सूक्ष्म जीव जंतु नहीं जा सकते। तो अभी जो मैं बोल रहा हूँ कि ये नया तकनीक है कि नो टिल एग्रीकल्चर, जिसमें प्लाविंग नहीं करते हैं, कोई भी कोड़वनी नहीं कर सकते हैं, रोटावेटर नहीं कर सकते, कोई भी नहीं करते, कोई भी नहीं करना है। इसमें क्या है कि आज जो मिट्टी का भुरभुरी बनाना, या भुरभुरी क्यों बनाते हैं, एक तो मिट्टी में बीज लगाना आसान हो, और दूसरा क्या है कि मिट्टी के खोल पर नीचे तक, मिट्टी में नीचे तक ऑक्सीजन और पानी की पहुंचना बहुत जरूरी है। मिट्टी में ऑक्सीजन पहुंचना ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो मिट्टी में ऑक्सीजन पहुंचना ये रुक जाता है बिकॉज ऑफ टिलेज ऑपरेशंस। तो हमारे सिस्टम में क्या होता है कि जब हम मिट्टी को नहीं हल चलाते तो केचुए आ जाते हैं। केचुए आते हैं और उसमें क्या करते हैं कि हम मिट्टी में जो पहला फसल है उसके जड़ जो है, उसके रूट्स, और जो खरपतवार है बीड्स, उसके रूट्स हम वहीं पर मारते हैं उसको खरपतवार नाशक से, और वहीं पर रखते हैं। तो वहाँ पर वो जो खाना तैयार होता है केचुए के लिए और सूक्ष्म जीव जंतुओं के लिए। तो लाखों की संख्या में केचुए आते हैं और करोड़ों की संख्या में सूक्ष्म जीव आते हैं, बैक्टीरियाज बढ़ते हैं या माइक्रो वहाँ पे ऑर्गेनिज्म। आप वेडीसाइड का इस्तेमाल करें तो उससे कोई नुकसान नहीं होता? उससे फायदा होता है, नुकसान तो बिल्कुल ही नहीं होता है। अच्छा, लोग बोलते हैं ना कि वेडीसाइड। हाँ, लोग बोलते हैं, वही है, वो मिथ है, ओके, वो रॉन्ग है। सच ये है कि जमीन में हल चलाना ये सबसे बड़ी बुरी बात है। जमीन में हल चलाना ये जमीन का, ये खेती बिजनेस का और पर्यावरण का सबसे बड़ा शत्रु है। तो ये जो है, और ये साइंस बोलता है, मैं ही नहीं, साइंस भी अभी यही बोलता है। तो ये मतलब प्लाविंग रोकने के वजह से और पहले फसल के जड़े वहां रखने से केचुए का खाद बनता है, सूक्ष्म जीव जंतुओं का खाद बनता है, और इसलिए वो बहुत संख्या में आ जाते हैं। एंड देन प्लाविंग इज डन ओनली वंस बाय ट्रैक्टर और पावर टिलर और एनी इक्विपमेंट। लेकिन ये जीव जंतु है, केचुए, सूक्ष्म जीव,
fungus, different types of fungus, they are very useful. Most of the fungus are very useful. So ये सब जो है ये निरंतर जैसे माइकोराइजा है या बहुत सारे बैक्टीरिया है जो हमारे फसल में so कनेक्शंस वो बनाए जो रखते है हैं। वो निरंतर मतलब 24 घंटा वो अपना टिलेज ऑपरेशन चालू रखती है। अच्छा, वो वो अपने नीचे जाना, ऊपर जाना, मुलायम बनाते रहते हैं जमीन मुलायम को। बना। इसीलिए आपको जो मैं दिखाया कि वो जो जमीन है वो आज भी मतलब बारिश गया, हार्वेस्टिंग हो गया, फिर अभी बाजू वाले का जमीन जो है कड़क बन गया। मैंने देखा कि मुलायम है मिट्टी का, जैसे बांध के ऊपर स्मेल आता है वैसे आया। अभी हम लोगों ने पूरा वहाँ पे देखा। यस, सो वो जो है दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ एक्टिविटी ऑफ अर्थवर्म्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यही चीज अगर मैं टोमेटो, भिंडी इस चीजों में अगर करता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे ब्लैक बिल्कुल। सॉइल है, ब्लैक कॉटन सॉइल है, हाँ। उसमें मुलायमपन हल्का रहता ही है, लेकिन बिल्कुल। मेरी रेड सॉइल है तो वहाँ पे कर सकता हूँ। ब्लैक कॉटन सॉइल में, सेमी ब्लैक कॉटन सॉइल में, रेड सॉइल में, मुरुम सॉइल में, कोई भी सॉइल, कोई भी बिगड़ी हुई सॉइल है उसको अच्छी बनाने का काम एसआरटी करेगा। बिल्कुल अच्छी बनती है और 1-2 साल में वो रिजल्ट हमें दिखाई देता है, जो आज बहुत इम्पोर्टेंट है। आज की तारीख क्या कर रहे हैं हम कि टिलेज ऑपरेशंस के वजह से सॉइल की हेल्थ बिगड़ती है। सॉइल की हेल्थ बिगड़ती है तो उसकी धूप हो जाती है, पानी के साथ बह वो जाते हैं। बहुत अलग अलग प्रकार से सॉइल हेल्थ बिगड़ती है एंड देन वी हैव टू ऐड अ लॉट ऑफ फर्टिलाइजर्स। लेकिन क्या उसके उत्पादन के मामले में उतना सक्सेसफुल है क्या है? क्योंकि अगर आप बोल रहे हैं कि बिना प्लाव के या बिना उसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको लगा देना है, उसके बाद हमें ऊपर से डिजीज के लिए कुछ स्प्रे करना है क्या, फंजीसाइड या पेस्टिसाइड? ये आपको उत्पादन और डिसीज फंजीसाइड्स के बारे में महाराष्ट्र के 8 एग्रोक्लाइमेटिक जोन में मोर देन 7,000 फार्मर्स का मैं आपको डेटा बता रहा हूँ। एवरेज उत्पादन 30 से 50% हर एक का बढ़ गया। अच्छा। और कई कई किसानों का 100% बढ़ गया। मतलब अगर हमारे खेत में 10 बैग मूंगफली बनती थी तो अभी 20 बैग मूंगफली बनती है। धान चावल 15 बैग बनता था, 30 बैग बन रहा है। कोई विश्वास नहीं कर सकता, बट हो रहा है। एसआरटी से हो रहा है। एसआरटी तो से हो रहा इसमें है। यहाँ पे आप यूरिया, डीएपी 10-26-24 ऐसे फर्टिलाइजर्स का डोज पहले देना ही पड़ेगा, लेकिन वो कितना अभी तो है, जो वो रिकमेंडेड डोज जो है उससे 50% कम। और धीरे धीरे मतलब 8 साल 9 साल के बाद अभी ऐसे बहुत सारे किसान हैं कि जिनको बोलता है कि हमारी मिट्टी अभी भूमाता जो है खेत डिमांड करता ही नहीं है फर्टिलाइजर को, हमारे खेत एकदम अच्छे दिखाई दे रहे हैं। अभी आपके साथ कितने किसान साथ में काम कर रहे हैं एसआरटी को लेके? एसआरटी को लेके महाराष्ट्र के 26 जिलों में कम से कम 7,000 से ज्यादा किसान काम कर रहे हैं। इतने किसान आपके साथ जुड़े और ये एसआरटी की टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एसआरटी की टेक्निक की शुरुआत राइस से हुई थी, बराबर है? एसआरटी की शुरुआत राइस से हुई थी 2011 में। तो यहाँ पे अभी 2024 है, जो आपने 2011 में लगाया था 2024 तक अभी कहीं पे प्लाव नहीं चला है? बिल्कुल नहीं। ओके, यहाँ पे रखे हैं बहुत सारे। हाँ, सभी खेत जो है नहीं प्लाव रखे तो चलते नहीं, बस रखे नहीं, वो अभी हिस्ट्री है हमारी, हिस्ट्री वो अभी हम उसको इसमें डाल दिया, उसको क्या बोलते हैं वो, प्रदर्शन संग्रहालय, म्यूजियम में डाल दिखा तो मैंने पूछा। हमारे जो ट्रैक्टर्स थे वो हम बेच दिए। अभी बहुत सारे किसान बोलते हैं हम तो हमारे बैल को दान कर दिए या बेच दिए, तो उसकी जरूरत ही नहीं है। मतलब आपका वो कहना है कि जमीन को नांगर नहीं लगाना है, टिलेज नहीं करना है, जोतना नहीं है, टिलेज नहीं करना नहीं, और वहाँ पे आप कोई भी चीज लगाओ, बाकी की जो ट्रीटमेंट है आपके हिसाब से आप कर सकते हैं। बस हाँ, उसका जो है हमारी टीम ने बहुत सारा इंफॉर्मेशन यूट्यूब राइस का, हाँ नहीं राइस नहीं, अदर फसलों का भी, हर एक फसलों का जानकारी एक तो यूट्यूब पर अवेलेबल है। और दूसरी बात हमारी टीम ने क्या किया है कि एक रोबोट व्हाट्सएप चैटबॉट तैयार किया है। ओके। सो व्हाट्सएप चैटबॉट जो है वो एक नंबर जो है हमारा, वो नंबर हम आपको देते हैं, वो नंबर किसानों ने सेव करना है और व्हाट्सएप में मैसेज में जाके नमस्ते, हेलो, एसआरटी कुछ भी बोले तो वो आता है और उससे बातचीत करना चालू करता है। और एसआरटी की एसओपी पूरी देता है वो, पूरी जो भी फसल की चाहिए वो फसल की, या जो अगर एसआरटी कर रहा है तो उसको जो भी कोई प्रॉब्लम आए तो प्रॉब्लम का उत्तर, वीडियो, फोटोग्राफ, टेक्स्ट सभी में उसको उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अभी वो मराठी में है, लेकिन अभी फिर धीरे धीरे हिंदी, अंग्रेजी और अलग अलग राष्ट्रभाषा में हम मतलब स्टेट लैंग्वेज में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको इम्पोर्टेंट पूछना चाहूँगा, आपको इतना लंबा एक्सपीरियंस है एजुकेशन में, जो खेती लिखी गई है और जो प्रैक्टिकल खेती है, क्या लगता है आपको कितना फ़र्क है? या आज की तारीख
एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ में जो भी टेक्स्ट सिलेबस है और जो भी खेती के तरीके बताए जाते हैं, उसका बेसिस या द फर्स्ट स्टेप इज प्लाविंग, टिलेज। लेकिन आज की तारीख में जो वर्ल्ड के ऊपर संकट आया है, हमारी पूरी पृथ्वी पर जो संकट आया है कि ग्लोबल वार्मिंग एंड फूड शॉर्टेज, ये ग्लोबल वार्मिंग एंड फूड शॉर्टेज का एकमात्र ही उत्तर है, एंड दैट इज नो टिलेज। सो इतना बड़ा फर्क है। सो टिलेज करने से जो भी स्टेप्स है, जो भी आगे के प्रोटोकॉल है, वो सब अलग अलग है, एंड नो टिल के प्रोटोकॉल अलग अलग स्टेप्स एकदम बिल्कुल है। जैसे कि जो ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल मेथड ऑफ साइंस में है, उसमें बोलते हैं कि ये इसको ईस्ट बोलते हैं, लेकिन नो टिल वाले इसको ईस्ट बोलते हैं। इतना फर्क है, 180 डिग्री फर्क है। लेकिन ये समझने की बात है कि जो सिद्ध हुआ है, जो किसानों के पास सिद्ध हुआ है, और हजारों किसानों के पास सिद्ध हुआ। देखिए, केचुए मिट्टी जमीन में आना ये अच्छा है या बुरा है? अच्छी बात है। ऑफ कोर्स अच्छी बात है। मिट्टी मुलायम होकर उसको सुगंध आना ये अच्छी बात है। ये तो बेस्ट है। ये तो मैं बचपन में जब पहली बारिश होती थी तब जो स्मेल आता था, उसमें अभी के में बहुत अंतर हो चुका है अभी। बराबर। अच्छा, जिस खेत में हमें हर 3 दिन के बाद पानी देना पड़ता था, उसमें अभी हमें अगर 8 दिन के बाद पानी देना पड़ता है, वो अच्छा है बुरा है? बिल्कुल अच्छा है। और चौथी बात कि जिस एरिया में अगर एसआरटी कर रहे हैं, तो उस एरिया के बावड़ी में, वेल में, जो पहले पानी जनवरी फरवरी में खत्म होता था, वो पानी अभी उसमें खेत में इस्तेमाल करने के बावजूद मार्च अप्रैल मई तक पानी रुकता है, तो वो भी अच्छा है। तो ये सब नो टिल एसआरटी मेथड से हो रहा है। तो इतनी बातें अगर अच्छे हो रही है, एंड ऑन टॉप ऑफ इट कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होने के वजह से हवा का जो कार्बन है, हवा में कार्बन बहुत बढ़ गया है और मिट्टी में कार्बन कम हो गया है। वो कार्बन फोटोसिंथेसिस, रीसिंथेसिस, एक्सुडेशन एंड ह्यूमिफिकेशन, ये 4 स्टेप में हवा का कार्बन मिट्टी में स्थिर होता है। वो हवा का कार्बन मिट्टी में स्थिर होने से मिट्टी हेल्दी होती है, और हवा में जो आज प्रॉब्लम है ग्लोबल वार्मिंग का, वो कम होगा। तो हवा का कार्बन कम होने से जो काम करेंगे किसान, उनको कार्बन क्रेडिट मिलने वाला है। यस। कार्बन क्रेडिट मिलने के लिए एसआरटी इज द बेस्ट मेथड। ओके। तो एसआरटी मेथड जो भी अपनाएंगे, और जो जिनका सब अच्छी तरह से कैटेगराइजेशन करना, उनका वैलिडेशन करना, ये सब काम हमारा ऑर्गेनाइजेशन करेगा अभी धीरे धीरे किसानों के साथ। और किसानों को कार्बन क्रेडिट के पैसे मिलना, ये मुमकिन होने का तरीका जो है वो एसआरटी से ही होगा। बढ़िया। सगुना नाम कैसे रखा आपने इसका? हाँ, सगुना नाम जो है, हमारी पूरी सेटअप को, सगुना बाग है, सगुना रीजनरेटिव टेक्निक है, सगुना जल संवर्धन तंत्र है, सगुना वन संवर्धन तंत्र है, सगुना फ्रेश हमारे शॉप्स का नाम है। मेरे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने अपने लाइफ में 2 बातें तय की थी। एक तो आदिवासी स्टूडेंट्स को शिक्षा पढ़ाई, और दूसरा महिला विकास। और मेरे पिताजी की माँ बहुत जल्दी चली गई बिकॉज ऑफ उन दिनों के जो कल्चरल सेटअप्स थे, उसके वजह से मेरी माँ, उनकी माँ, मेरे पिताजी की माँ, मतलब मेरी दादी, जिनका नाम सगुणा बाई था। ओके। तो सगुणा बाई का ये विचार से हम चल रहा है, ऐसा मेरे पिताजी को लगता था, मुझे भी वैसा लगता है कि उनके दिमाग में, उनके विचार में ये सब था कि भू माता सशक्त हो। तो इसलिए सगुणा बाग, मेरे पिताजी ने ये जगह का नाम सगुणा बाग रखा। वो फिर बाद में जैसे जैसे सब ये आ गया, तो सब सगुणा सगुणा ही हो गया। और आज सगुणा बाई इज बिकमिंग नोन, वेल नोन इन द होल वर्ल्ड नाउ। यस। अभी काफ़ी देर से हमारी बातचीत हो रही है। उस बातचीत में आपने बहुत बार बोला कि आदिवासी आदिवासी, तो उनका हमारे कल्चर में क्या महत्व है और क्या आगे चल के वो रोल निभाएंगे? आदिवासी का मतलब जो आदि रहते थे, जो आदिवासी आज शहरों से दूर दूर गए हैं और वहाँ रहे हैं, वो इस जगह रह रहे हैं कि वहाँ पर मोबाइल का रेंज नहीं है, वहाँ नल में पानी का तो विचार ही नहीं है, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी में नहीं थी। अभी सोलर वगैरह सब आने की वजह से अभी थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी पहुँच गई है बहुत सारी जगह में।
खाने के लिए अलग अलग प्रकार के बिस्कुट नहीं है, अच्छे से शॉप्स नहीं है, रेस्टोरेंट्स नहीं है, मूवी थिएटर कुछ भी नहीं है, फिर भी वो आनंद से रहते हैं वहाँ। बात तो सही है। उसका मतलब ऐसा है कि वो एक ऐसा तरीका है जीने का कि जहाँ पर जो तरीका हम सीखना ज़रूरी है, शायद वो तरीका उस वक्त काम आएगा जब बहुत हालत बुरी हो जाएगी पृथ्वी की। तो वो जो तरीका है, वो तरीका, उसमें मेन फीचर ये है कि वो लोग जो है वो बचपने से निसर्ग को अच्छी तरह से पहचानते हैं, और निसर्ग को पहचान से जितना चाहिए निसर्ग से उतना ही लेते हैं, और बाकी का सब इंटैक्ट रखते हैं या उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। उसको बढ़ोतरी देने से उससे उसको बढ़ोतरी मिलती है। तो आदिवासियों से उनका जो विजडम है, वो विजडम हमारी देश की मेन विचारधारा में आना बहुत ज़रूरी है। ओके। मुझे ऐसा लगता है कि उनको वो विचारधारा मेन स्ट्रीम में लाने से इस देश का बहुत बड़ा भला हो सकता है। मेरे ख्याल से अभी वो गवर्नमेंट ने कुछ तय किया है कि आदिवासी यूनिवर्सिटी, जहाँ पर मेनली यूनिवर्सिटी विल बी फोकस्ड ओनली फॉर ट्राइबल्स, जहाँ पर 80% विल बी आदिवासी ओनली एंड 20% विल बी फ्रॉम मेन स्ट्रीम। इस तरह से, और यही विचार मेरे मन में भी था कि ऐसा स्कूल होना चाहिए कि छोटे बच्चे, हमारे शहर के बच्चे जो है, उन्होंने इतनी फी भरनी चाहिए कि एक के खर्चे में दूसरे 2 आदिवासी बच्चों की पढ़ाई उधर ही होनी चाहिए, और दोनों इकट्ठा साथ साथ रहकर वो एक दूसरे को मदद करके एक दूसरे को सिखाएंगे, एक दूसरे के पेरेंट्स आएंगे वो भी उधर सिखाएंगे। इस तरह से आदिवासी जो बच्चे हैं, मेरे ख्याल से आदिवासी कल्चर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और मेरे लाइफ में तो मैं आपको बताया कि मेरा जो ये आज यश है, सक्सेस है, वो यश जो है, सक्सेस इज बिकॉज आई अंडरस्टैंड नेचर द बेस्ट। Because I can understand nature, I have a better ability of observation. निरीक्षण क्षमता मेरी नेचर में बहुत अच्छी है, और इसके वजह से जो भी अभी ये 3 टेक्नोलॉजीज आगे आ रही है, SRT, SVT और SJT, ये तीनों टेक्नोलॉजी पूरी वर्ल्ड में फैल जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। ये तीनों टेक्नोलॉजीज जो है वो इस वर्ल्ड में एक अच्छापन लाने के लिए बहुत अच्छा काम करेगी। तो ऐसा भी होता होगा कि यही चीज़ जब आप आए बाहर से, तो आपको विरोध भी इन्होंने किया होगा आदिवासी लोगों ने, जब आपने यहाँ पे स्टार्ट किया, या करते भी है विरोध? यहाँ पर जब मैं स्थित होने की कोशिश किया तो आदिवासियों ने मुझे बिल्कुल विरोध नहीं किया, बिल्कुल नहीं। ओके ओके। आदिवासियों ने मदद किया। अच्छा। बाकी के लोगों ने मुझे विरोध किया, तकलीफ दिया, चोरी किया और नुकसान करने की कोशिश किया। आदिवासियों ने कभी नहीं मुझे विरोध किया या नुकसान करने की कोशिश की। बहुत बढ़िया। मुझे नहीं लगता है कि आदिवासियों के मन में वैसे विचार है। नुकसान करने, हाँ, वो भी एक बहुत, आपका प्रश्न पूछने के बाद भी मुझे ये ऐसा लग रहा है कि आदिवासी आर पॉजिटिव माइंडेड, ओके, एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द ग्रुप्स ऑफ आवर कंट्री। भले ही वो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, भले ही वो अनपढ़ है हमारे विचार से, लेकिन मैं इतने कोई आदिवासी लोग जानता हूँ कि इतने होशियार है। हमारे ग्रुप में एक आदिवासी है परशुराम, वो इतना होशियार है, उसकी क्षमता टू डू द ऑब्जर्वेशन, उसकी क्षमता टू कैरी आउट एन एक्सपेरिमेंट, उसकी क्षमता टू आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम एंड देन वर्क ऑन इट एज अ रिसर्चर। अमेजिंग एबिलिटी। उसका डिग्री क्या है? 9वीं नापास, 9 फेल। 9 फेल। गजब। बट ही इज अमेजिंग। बहुत सही। सो ये आदिवासी लोगों के पास बहुत कुछ लेने लायक है हमारे देश के भले में, देने लायक हम भिखारी हैं। बहुत सही, बहुत सही, बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके। तो अभी हमारा यहाँ पे डिस्कशन कंप्लीट होने वाला है, लेकिन एक आखिरी सवाल मैं आपको पूछना चाहूँगा कि जो ये कृषि पर्यटन है, इसका फ्यूचर क्या हो सकता है? कृषि पर्यटन के बारे में मैं बताता हूँ, लेकिन जनरल पर्यटन एक ऐसी प्रवृत्ति है वर्ल्ड वाइड
कि जो जिसकी जैसी बढ़ोतरी हुई वहाँ की कम्युनिटी, वहाँ के शहर, वहाँ का देश वो आगे आ गया। उसके उदाहरण स्विट्ज़रलैंड है, उसके उदाहरण थाईलैंड है, मॉरिशस है। अच्छा, उनकी मेन स्ट्रीम उत्पादन आता है वैसे मेन पर्यटन से? उत्पादन उनका पर्यटन है। अच्छा, श्रीलंका मेन उत्पादन पर्यटन। तो ये जो है कि पर्यटन इज़ एन एक्टिविटी जिससे बहुत ज़्यादा टूरिज्म। जो संपत्ति है, वेल्थ जनरेशन, हजारों लाखों लोगों को जॉब मिलना, क्रिएटिव जॉब्स, बहुत अच्छे जॉब, और सबको इसमें आनंद मिलना, ये बहुत बढ़िया है पर्यटन। जैसे कि अगर यहाँ पर पोलाद की इंडस्ट्री आ गई तो बहुत लोगों को पैसे आएंगे, जॉब मिलेंगे, लेकिन पोल्यूशन भी हो जाएगा। तो ये नहीं होते हुए पर्यटन से पोल्यूशन बिल्कुल होता नहीं है, बल्कि सभी एकदम अच्छा ही अच्छा हो जाता पॉजिटिव है वाइब्स। और पॉजिटिविटी होती है और उसमें संपत्ति, वेल्थ जनरेशन होता है। कृषि पर्यटन एक ऐसी प्रवृत्ति है जो कृषि मतलब ग्रामीण इलाके में हम शुरू करने जा रहे हैं। ये कृषि पर्यटन बम्बई में या पुणे में या छत्रपति संभाजी नगर में तो हो नहीं सकता है, तो वो तो गांव में ही होगा। तो खेतों में। देखिए, गांधी जी की सोच बहुत बढ़िया थी। उनका विचार था कि जो संपत्ति है ये शहरों से ग्रामीण इलाके में आनी चाहिए। अभी उसके 2-3 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि वहाँ का टैक्स ले लो, वहाँ उन लोगों को डंडा दिखाओ, पैसा ले लो और आके गांव में बांटो। बराबर। लेकिन वो सही तरीका नहीं है। वो तरीका विन विन सिचुएशन होनी चाहिए। वो कैसे होना चाहिए? शहर के लोग गांव में आकर अपनी संपत्ति खर्च करके वहाँ पर आनंद मिलना चाहिए, और वो तरीका है कृषि पर्यटन। बराबर। अभी कृषि पर्यटन के 2-4 और बहुत बड़े इंपॉर्टेंट फायदे हैं। जैसे कि अगर पर्यटन ये बहुत इम्पोर्टेंट एंड मेन एक्टिविटी हो सकती है इस देश की, तो पर्यटन के लिए आज क्या कर रहे हैं? 5 स्टार होटल खोलने के लिए बहुत बड़ी सुविधा, जगह दे रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, पानी दे रहे हैं, सब लाके दे रहे हो। लेकिन आप समझ लीजिए कि ताजमहल होटल में गए, 5 स्टार होटल में, ताजमहल होटल से बाहर आए तो क्या दिखाई देगा आपको? भिखारी भीख मांग रहे हैं, टैक्सी वाला हमारे साथ चलो, हमारे साथ चलो, हमें लूटने की कोशिश कर रहा है, वो दूसरा कोई बेचने वाला हमारे से ले, हम कोई आनंद लेने को चांस ही नहीं देता है पर्यटक को। तो 5 स्टार होटल जो सिस्टम है इज़ नॉट राइट मेथड। कृषि पर्यटन ये वो प्रवृत्ति है जो ये पूरी देश को 5 स्टार बना सकती है, क्योंकि पर्यटन संस्कृति जैसे हमारे ये गांव में आ गई, तो हमारे गांव में देखिए आप कचरा कहीं दिखाई नहीं देगा। हमारे सभी गांव इधर आजू बाजू रिक्शा वाले सब आपसे अच्छा बर्ताव करेंगे। यहाँ के सभी लोग जो है वो ये चाहते हैं कि जो मेहमान आया है वो खुश होके वापस चले जाए, ताकि दोबारा आए। तो ये जो है पर्यटन संस्कृति, ये पर्यटन संस्कृति से अपना पूरा देश हम 5 स्टार बनाने के लिए ग्रामीण इलाके में अच्छा सा पर्यटन आना जरूरी है। पैसा भी आएगा। पैसा तो आएगा ही, दैट इज अ फ्रिंज बेनिफिट, वो तो आता ही है, उसके लिए आप मेहनत करने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली आता है। लेकिन बाकी के फायदे जो है वो बहुत बड़े हैं, जिससे अपना देश 5 स्टार बनेगा। अपना देश 5 स्टार बनाने के लिए कृषि पर्यटन इज द राइट अप्रोच। इससे ऑटोमेटिकली पूरे ग्रामीण इलाके में जो 60-70% लोग पॉपुलेशन अपनी है, दे विल ऑल गेट नेचुरली ट्रेन्ड टू वेलकम द गेस्ट्स। मेहमानों को अच्छा लगना चाहिए। आज की तारीख में क्या है, सब लोग इनडिसिप्लिन है, रास्ते में इधर उधर मोटरसाइकिलें खड़ी है, कोई गेस्ट गया तो उसकी तरफ घोर घोर के देखते हैं। ये सही नहीं है संस्कृति। संस्कृति कब बदलेगी? तो बार बार जब मेहमान आएंगे और वो उनको क्या अच्छा लगता है उनको पता चलेगा, तो उस तरीके से ये पूरी संस्कृति हमारी बदली हो जाएगी। अपना देश 5 स्टार बनाने के लिए एग्रो टूरिज्म इज़ द राइट वे। सर फाइनली बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके। तो दोस्तों मुझे भी लगता है कि अभी तक जितना भी हमने ये बड़ा सा डिस्कशन किया उसमें से आपको भी बहुत कुछ मिला होगा, ऐसे उम्मीद करता हूँ। और हमारा ये जो शो है द इंडियन फार्मर शो, इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि कुछ नया लेके आए और वही हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर वाह, आपको हमारे तरफ से ये छोटा सा
फैंटास्टिक, थैंक यू। जी तो ऐसा नहीं, बहुत हेवी है। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। और बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि आपने सुबह 7:30-8 बजे से लेकर अभी 1 बजने को आ गए, इतना लंबा समय आपने हमें दिया और इतनी आपको सारी मालूम नहीं कि आपने एक बार थैंक यू बोलने से हमें 1000 बार थैंक यू क्यों बोलना पड़ेगा? हमें 1000 बार थैंक यू इसलिए बोलना पड़ेगा क्योंकि आप ये सभी कॉन्सेप्ट को एक तो प्रतिष्ठा दे रहे हैं और प्रतिष्ठित करके हमारी पूरी टीम को आप ये कॉन्सेप्ट हजारों लाखों किसानों के पास ले जा रहे हैं, जी। तो पूरे देश को इससे फायदा होने वाला है। इसलिए मैं आपको 1000 बार थैंक यू बोलता हूँ। थैंक यू। आपकी टीम, बहुत मजा आया आपकी टीम के साथ। दोस्तों यार, मुझे तो बहुत मज़ा आया वाकई में। इनके साथ ऐसे लग रहा था कि मैं मेरे घर में बैठा हूँ आराम से सोफे पे और बातचीत चल रही है घंटों घंटों तक, और बहुत सारा कुछ सीखने को मिला ये जीरो टिलेज के बारे में, उसके अलावा पानी के बारे में, बहुत बहुत सारी चीज़ें, मिट्टी के बारे में। आपको भी मज़ा आया होगा, आया कि नहीं कमेंट सेक्शन में बताइए। और हमारा ये जो द इंडियन फार्मर शो है, इस शो को हर जगह पे पहुंचाइए, इंडिया के हर एक जगह पे पहुंच जाना चाहिए। फैलाइए, शेयर करते रहिएगा। और हाँ, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।